किसी भी बंदे को कोई भी मुश्किल हो वो डायरेक्टली काउंसलेट आए, बजाय इसके कि किसी एजेंट के हत्थे चढ़ जाए। और वो एजेंट सिर्फ पाकिस्तानी नहीं बल्कि दूसरी नेशनलिटीज़ के लोग भी हमारे लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये जिनकी फैमिलीज़ यहाँ पर है, बच्चे यहाँ पर है, छोटे मोटे कारोबार थे और उन कारोबार में मसाइल हो गए, तो हमें सबसे ज़्यादा जो मसाइल आते हैं उस कम्युनिटी के आते हैं, क्योंकि लेबर तबके के इतने ज़्यादा नहीं होते। जो कोर वर्क है वो ये है कम्युनिटी को फैसिलिटेट करना। और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और प्राइम मिनिस्टर साहब की भी इंस्ट्रक्शन है कि किसी भी तरीके से हमने लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करनी है। और अल्लाह का शुक्र है कि आज हमने एक ऐप अपनी डेवलप कर ली है जो कि एंड्रॉयड के ऊपर चल रही है और अभी आईफोन के ऊपर भी आने वाली है। एप्लीकेशन बनाने के लिए वाकई लाखों रुपए खर्च होते हैं, लेकिन ये हमने पाकिस्तान से अपने दोस्तों से एक बनवाई है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। कुछ सर्विसेज ऐसी हैं जिनको हम ऑनलाइन रिजॉल्व कर सकते हैं, और उसमें सबसे जो मेन चीज़ है वो है डेड बॉडी का। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डेली न्यूज़ मार्ट इन्फो। मैं हूं इमरान यूसुफजई। पूरी दुनिया जदीद दौर में दाखिल हो रही है। आज डिजिटल दौर का ज़माना है और हमें ग्लोबलाइजेशन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इस ग्लोबलाइजेशन में आगे बढ़ने के लिए डिजिटल चीज़ों को साथ लेके चलना होगा। इस वक्त हम कॉन्सुलेट दुबई में मौजूद है। पाकिस्तान का वाहिद कॉन्सुलेट ऑफिस है जहाँ जिसने चीज़ों को डिजिटलाइजेशन की तरफ लेके गया है। इस वक्त हमारे साथ ज्ञान चंद साहब मौजूद हैं जो कि इस तमाम चीज़ को हेड कर रहे हैं। ये एक्टिंग कौंसल जनरल भी हैं इस वक्त दुबई में। जी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आप लोगों की तशरीफ़ आवरी का शुक्रिया। देखिए जी, आपको पता है दुनिया जिस तरीके से बढ़ रही है और ख़ासतौर पर दुबई, अगर हम दुबई की बात करें तो यहाँ पर हर चीज़ डिजिटलाइज हो गई है। आपको एप्लीकेशन के ऊपर सारी चीज़ें मिल जाती हैं, और हमारी जुरिसडिक्शन में तकरीबन 1.4 से लेकर 1.5 मिलियन तक लोग यहाँ पर रहते हैं। और हमारी जुरिसडिक्शन बहुत लंबी है, यहाँ से दुबई और पूरा नॉर्दर्न एमिरेट्स है रास अल खैमा की तरफ। तो वहाँ पर लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करने में बड़ी मुश्किलात होती थी हमें। लोग बेचारे वहाँ से चल के दुबई की तरफ आते थे और फिर अपने कागजात को कोई टेस्ट कराना हो या छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन लेनी हो तो उसके बाद फिर वापस यहाँ से ट्रैवल करके जाते थे। उस चीज़ को देखते हुए मेरे जहन में ये ख्याल आया था कि मैंने कहा कि क्यों ना हम ख़ुद भी एक एप्लीकेशन की तरफ जाएँ जिसमें हम बहुत सारी सर्विसेज उसके अंदर इंक्लूड कर सकें, और जितनी सर्विसेज हम प्रोवाइड कर सकते हैं रिमोटली बैठ के वो हम दें। ये आइडिया हमारे जो एक्स काउंसिल जनरल अहमद अमजद साहब, उनको मैंने दिया और उनको बड़ा अच्छा लगा और उन्होंने उसको अप्रूव किया और उस पर अपने फिर काम शुरू किया। और अल्लाह का शुक्र है कि आज हमने एक ऐप अपनी डेवलप कर ली है जो कि एंड्रॉयड के ऊपर चल रही है और अभी आईफोन के ऊपर भी आने वाली है। ऐप स्टोर पे आप डाउनलोड भी उसको कर सकते हैं, जिसमें हमने कोशिश की है कि अपनी बहुत सारी चीज़ें सर्विसेज उसके ऊपर कर दें। अब उस ऐप के ऊपर बहुत सारी ऐसी सर्विसेज हैं जो कि इन्फॉर्मेटिव हैं और बहुत सारी है जो कि रियल सर्विसेज उस पर प्रोवाइड की जाती हैं। पासपोर्ट के बारे में, नादरा के बारे में, अटेस्टेशन के बारे में, क्योंकि बहुत सारी सर्विसेज हैं जिसमें फ़िज़िकल प्रेजेंस का होना ज़रूरी है। जैसे पासपोर्ट आपने बनाना है तो ज़ाहिर सी बात है यहाँ आके आपके बायोमेट्रिक्स भी हमें चाहिए होते हैं और लाइव फ़ोटो भी चाहिए होती है। इसी तरीके से नादरा में भी है। अटेस्टेशन में अगर पावर ऑफ अटॉर्नी आपने करनी है तो आपने आके यहाँ पर अंगूठे के निशान लगाने होते हैं, क्योंकि वो कोर्ट का डॉक्यूमेंट होता है और हमारे रजिस्टर में भी एंट्री करनी होती है। तो इसीलिए फ़िज़िकल मौजूद होना आपका ज़रूरी है। तो वो हम कर रहे हैं। उसमें ज़्यादा से ज़्यादा हम इंफॉर्मेशन देते हैं लोगों को, फिर लोग यहाँ पर आते हैं, सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। लेकिन कुछ सर्विसेज ऐसी हैं जिनको हम ऑनलाइन रिजॉल्व कर सकते हैं, और उसमें सबसे जो मेन चीज़ है वो है डेड बॉडी का। अब मिसाल के तौर पर रास अल खैमा में या फिर दूर दराज इलाके में किसी मजदूर की कोई डेथ हो जाती थी, क्योंकि मज़दूर होता था बेचारा, वहाँ पर उनकी फैमिली होती नहीं थी, तो उसका दोस्त या अजीज़ कोई भी उसकी डेड बॉडी को पाकिस्तान ले जाने के लिए सारे कागजी कार्रवाई पूरी करता था। डेथ सर्टिफिकेट इशू होने के बाद उस बंदे को यहाँ आना पड़ता था हमारे पास, हमसे पासपोर्ट कैंसिल करवाना पड़ता था, हमसे एनओसी लेनी पड़ती थी और दूसरे कागजात भी हमसे अटैच करा के उसके बाद फिर वापस वहाँ जाना होता था और फिर आगे का काम उन्होंने शुरू करना होता था। अब हमने ऐप के ऊपर ये सारा कुछ कर दिया कि उस बंदे को यहाँ पर आने की ज़रूरत नहीं है, वहीं बैठे हुए अपनी इन्फॉर्मेशन अपलोड करेगा उसी ऐप के ऊपर, और कोई स्कैन वगैरह कुछ नहीं करना, सिर्फ तस्वीरें, और साथ में उस डेड बॉडी की इन्फॉर्मेशन अपलोड करेगा। और विद इन 15 to 20 मिनट्स पीछे बैक एंड पे हमारा बंदा पहले ये रेक्टिफाई करेगा कि ये जो सर्टिफिकेट इशू हुआ है, डेथ सर्टिफिकेट, ये ओरिजिनल है या फिर ये जेन्युइन है या नहीं है। वो करके उसके बाद फिर 3-4 डॉक्यूमेंट्स उसको वहीं पे ऐप पे भेज देगा। उन डॉक्यूमेंट्स के ऊपर ट्रैकिंग नंबर भी होगा, ऊपर से QR कोड भी होगा जो कि रीडेबल होगा। उसकी जेन्युइनिटी आप कहीं भी चेक कर सकते हैं। उसमें पासपोर्ट कैंसिलेशन का एक सर्टिफिकेट होगा। इसके अलावा डेथ बॉडी पाकिस्तान ले जाने के लिए उसकी एनओसी होती है काउंसलेट की, वो बायलिंगुअल वो भी होगी और इंग्लिश लैंग्वेज में वो भी होगी। इसके अलावा एक्स्ट्रा अगर किसी को कोई डॉक्यूमेंट चाहिए होता है तो वो भी हम उसको
वहाँ पर दे देते हैं और 15 से 20 मिनट में वो बंदा वहीं से डाउनलोड करता है, उसको प्रिंट करता है और फिर वापस लेके चला जाता है। यहाँ से मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ये बताइए, क्योंकि आप डिजिटल चीज़ें जो हैं जितनी मार्केट में ज़्यादा होती हैं उतना डिजिटल क्राइम भी ईजी हो गया है करना, तो क्योंकि बैंक्स में ऑलरेडी ये क्राइम जो है बढ़ गया, इसको आप कैसे, क्योंकि ये पासपोर्ट है, डाटा है पाकिस्तान का, इसको कैसे आपने मेक श्योर किया कि ये चीज़ें सेफ रहेंगी? देखिए, इसमें हमने अपनी पूरी कोशिश की है सिक्योरिटी के हिसाब से कि जी हम इसको सिक्योर करें, लेकिन चूंकि ऑनलाइन चीज़ें ज़ाहिर सी बात है इतनी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन तो उसके ऊपर हम नहीं रखते। ज़्यादातर ये चीज़ें हमारा अपना सर्वर है जिसके ऊपर ये चीज़ें होती हैं, जिसमें हम किसी के साथ शेयर नहीं करते। हमने अपनी पूरी कोशिश की है कि इसको हम सिक्योर करें, तो फ़िलहाल तो अल्लाह का शुक्र है सिक्योर ही है। आगे फिर देखा जाएगा, इनकेस अगर कोई इस किस्म की कोई डिफ़िकल्टी आएगी तो उसको बैकअप है हमारे पास उसको फाइट करने के लिए। किसी भी एप्लीकेशन को बनाने में इस वक्त मार्केट में लाखों रुपए खर्च होते हैं, लेकिन ज्ञान साहब ने पर्सनल इंटरेस्ट लेते हुए इन्होंने ये एप्लीकेशन, अगर हम कहें कि गिफ्ट की है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को तो गलत नहीं होगा। इस बारे में ज्ञान साहब क्या कहते हैं? जी, बहुत शुक्रिया जी। इसमें तो मैं पहले तो ये कहूँगा कि इस एप्लीकेशन को बनवाने में सिर्फ मेरा नहीं बल्कि हमारे एक्स काउंसिल जनरल अहमद हमजे साहब, उनका भी बड़ा रोल है। इसके अलावा मुसव्वर अब्बास साहब हैं हमारे काउंसिल, उनका भी बड़ा रोल है। लेकिन एप्लीकेशन बनाने के लिए आपको पता है, वैसे तो ज़ाहिर सी बात है कोई भी एप्लीकेशन बनाने के लिए वाकई लाखों रुपए खर्च होते हैं, लेकिन ये हमने पाकिस्तान से अपने दोस्तों से एक बनवाई है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। जो इसको बनने के लिए जो पैसे लगते हैं वो नहीं लगे। बाकी ज़ाहिर सी बात है अगर डोमेन नेम आपने ख़रीदना है या फिर वो जो ऑनलाइन पैसे आपने देने होते हैं वो तो ऑब्वियसली देते हैं, लेकिन जो कॉस्ट है इसकी डेवलप करने के लिए वो सिफर है, क्योंकि वो हमने अपने दोस्तों से बनवाई है। आइडिया कैसे आपके जहन में आया कि किस तरह पहले, क्योंकि पहले कहीं भी नहीं है, किसी मिशन में भी नहीं, अगर तो किसी और मिशन में तो आपने उसको कॉपी किया, तो फर्स्ट आया तो कैसा ये आइडिया जहन में आया? देखिए जी, ये चूँकि हम एक तो दुबई में रह रहे हैं और इस डिप्लोमेटिक मिशन का काम ही है, मेजर हमारा जो कोर वर्क है वो ये है कम्युनिटी को फैसिलिटेट करना। और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और प्राइम मिनिस्टर साहब की भी ये इंस्ट्रक्शन है कि किसी भी तरीके से हमने लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करनी है। तो वो एक तो कोविड आ गया ऊपर, और कोविड में बहुत सारी चीज़ें वैसे ही ऑनलाइन चली गई हैं। उसी चीज़ को भांपते हुए हमने कहा जी हम क्यों ना हम भी ऐसी कोई चीज़ लेकर आएँ, ज़रूर, हाँ जी बिल्कुल, ज़रूरत इजात की माँ है कि हम भी ऐसी कोई चीज़ लेकर आएँ जिसमें लोगों को फैसिलिटेट करें हम ज़्यादा से ज़्यादा। तो वहीं से फिर शुरू हुए हैं और अल्लाह का शुक्र है कि हमने ये बनाया। अभी ये एप्लीकेशन गूगल ऐप स्टोर और प्ले स्टोर पे दोनों में? जी जी, अभी बिल्कुल मौजूद है और लोग उसको डाउनलोड भी कर रहे हैं, उससे इस्तेफादा भी हो रहे हैं। और सिर्फ इसमें ये पासपोर्ट, डेड बॉडी ट्रांसपोर्टेशन ये नहीं है, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा जी जी बिल्कुल 18 के करीब इसमें है, और भी हम इसमें ऐड भी करते जाएंगे। एक और भी मेन चीज़ इसके अंदर मैं जिक्र करता चलूँ ये कि बहुत सारे ऐसे लोग होते थे जिनको फेक अपॉइंटमेंट लेटर दे के लोग यहाँ पर चीट करके पैसे लेके आते थे और फिर यहाँ पर उनको छोड़ देते थे। अब पाकिस्तान में या पर इवन यहाँ पर अगर किसी बंदे को कोई जॉब लेटर ऑफ़र होता है तो वो जॉब लेटर हमसे वेरीफाई करवा सकता है। अपना जॉब लेटर डालेगा उसके ऊपर, और इसके अलावा जितनी इन्फॉर्मेशन उसमें रिक्वायर्ड है वो डालेगा, और विद इन 7 वर्किंग डेज़ हम फिज़िकली उसको ये मालूम करके देंगे कि जी आपका ये जॉब लेटर जेन्युइन है या पर फेक है। उससे बहुत सारे लोग जो है वो बेचारे बच जाएंगे इस फ्रॉड से। मतलब आप लोगों को ये कहना चाहिए कि बजाय किसी से वेरिफिकेशन करवाने के डायरेक्ट एप्लीकेशन के थ्रू हमसे करवा ले, बिल्कुल हमसे करवा ले, और हम उसको वेरीफाई करके देंगे कि जी आपकी जॉब जेन्युइन है या फिर इसमें कोई मसला है। अगर हम जॉब्स की बात करें तो यहाँ बहुत सारे लोगों के साथ बहुत से फ्रॉड भी हुए हैं माजी में, जैसे आपको पता होगा। इस तरह जॉब ऑफ़र की गई जो मौजूद ही नहीं थी, तो उस बारे में क्या कहेंगे? लोगों के पास अवेयरनेस नहीं है इसकी, और इस एप्लीकेशन से उनको फ़ायदा होगा? जी जी बिल्कुल, इससे फ़ायदा होगा। पहले मसाइल थे, लोगों के इश्यूज़ थे, और अब उसी चीज़ को देखते हुए हमने ये चीज़ की है कि जी हम उस चीज़ को ख़त्म करें। तो अल्लाह का शुक्र है कि हमने शुरू की और इससे फ़ायदे भी हो रहे हैं लोगों के। हमने जॉब वेरीफाई करके लोगों को दी भी हैं अभी। तो हम उम्मीद ये करते हैं कि इसका मज़ीद फ़ायदा लोगों को होगा। इस एप्लीकेशन में साथ में एक लीगल एड का भी और हेल्प के लिए, मेडिकल हेल्प के लिए भी है, तो उस बारे में? जी लीगल एड का, चूँकि हमारे पास एक पूरा एक लीगल डिपार्टमेंट है जो कि हमने लीगल एडवाइस के लिए हमने हायर की हुई है फर्म, जिस पे फ्री ऑफ कॉस्ट लीगल एडवाइस दी जाती है। अब किसी बंदे को अगर कोई लीगल एडवाइस चाहिए होती है तो वो ऐप पे जाता है, वहीं से अपॉइंटमेंट लेके फिर हमारे पास आता है। हम अपनी लीगल फर्म के साथ उनकी मुलाकात करवा देते हैं ताकि उनको एक फ्री ऑफ कॉस्ट लीगल एडवाइस दे दी जाती है, तो वो उसके ज़रिए हम देते हैं। इसके अलावा पेशेंट्स के बारे में ये होता है कि बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं पाकिस्तानी जो कि यहाँ पर हॉस्पिटल्स में हैं,
उनके बारे में अगर किसी ने कोई इन्फॉर्मेशन हमें देनी है कि जी ये पेशेंट है, ये लावारिस है, या फिर इसका कोई आगे पीछे नहीं है, या फिर कोई और इशू है, तो वो हमें पहुंचा देते हैं, तो वो फिर हम कर लेते हैं। इसकी एक छोटी सी मिसाल मैं आपको ये कर दूं कि अभी एक बंदे थे जो कि साहब, जिनका नाम तो मैं नहीं लूँगा, वो यहाँ आए और उन्होंने कहा जी मेरा भाई है, वो मेंटली डिस्टर्ब है और काफ़ी अरसे से है। पहले उनकी वालिदा थी घर में, वो ख्याल रखती थी। उससे पहले यहाँ पर जो सैनिटोरियम है उसमें वो था, लेकिन वहाँ से फिर घर आ गया था और उनकी एज भी 40+ है। लेकिन उनके साथ मसाइल ये थे कि वो अपने आप को नुकसान पहुँचाते थे, तो घर में उन्होंने चेन बांध के उनको काबू किया हुआ था। और यहाँ पर हॉस्पिटल्स में ज़ाहिर सी बात है जगह नहीं होती, मसाइल हैं, फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं। तो उन्होंने हमसे बात की, हमने पूरी कोशिश की, हमने ये गवर्नमेंट से बात की, यहाँ से हॉस्पिटल से बात की, एंड थैंकफुली कि जी इन्होंने हमारी बात मान ली। फिर उस बंदे को हमने वहाँ से लेके अपनी कस्टडी में उनको हॉस्पिटल शिफ्ट किया। और वो हमें बताते हैं कई सालों के बाद उस बंदे को उन्होंने चैन से खोला और कई सालों के बाद उसको नहलाया भी सही। तो इस किस्म की चीज़ें हैं, वो सर्विसेज हमें इस ऐप के ज़रिए पता चलती हैं कि जी इसका फ़ायदा है ज़रूर। अच्छा, एक और अहम चीज़ जो है कि जेल में कैदी जो होते हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन से रिलेटेड भी आपकी ऐप में लिंक मौजूद है। उसके बारे में बताइए कि वो किस तरह और कौन कौन से, मतलब हर किस्म के क्राइम के लोग हैं, वो पूरा डाटा वहाँ पे होता है, या वो केस नंबर डालेंगे तो फिर रिलेटेड डाटा उनका आ जाएगा? इसमें होता ये है कि अगर आपने किसी कैदी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है, तो पहले तो आप ख़ुद कैदी की इन्फॉर्मेशन हमें देंगे, जिसमें पासपोर्ट डिटेल्स देंगे। सबसे मेन जो है वो पासपोर्ट डिटेल्स हैं। बहुत सारों के पास के जो प्रिजनर नंबर होता है वो होता है या नहीं होता, वो उतना अहमियत नहीं रखता, लेकिन पासपोर्ट डिटेल्स और इसके अलावा लवाहिकीन है उनकी डिटेल्स, और अगर केस के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है वो, और किस जेल में अगर आपको पता है तो आप हमें देते हैं। हम जो है पीछे बैक एंड पे हमारा बंदा फिर फिज़िकली जाके उस जेल से पता करके उस कैदी के बारे में जितनी इन्फॉर्मेशन होती है उस जेल से या फिर पब्लिक प्रोसिक्यूशन से, वहाँ से वो सारी इन्फॉर्मेशन लेके फिर ऐप के ज़रिए उनके लवाहिकीन को पहुँचा देते हैं कि ये इनका स्टेटस है। फिर उसमें से बहुत सारे ऐसे निकल भी आते हैं कि जिनके छोटे मोटे को फाइन्स वगैरह हैं, वो दे के कोऑर्डिनेशन करवा के किसी तरीके से उनको हम पाकिस्तान भिजवा देते हैं। ठीक है। इसके साथ साथ एक और इसमें ऐप में रजिस्ट्रेशन करवाएं सारे पाकिस्तानी जो है, वो इम्पोर्टेंट हो सकता है, क्योंकि और इसको दूसरी में अगर एक आइडिया ये शेयर किया जाए कि अगर पाकिस्तान से अगर कोई बंदा नया न्यू एम्प्लॉय आता है तो बेहतर है उसके मोबाइल में ये ऐप इंस्टॉल करवा दीजिए, शुरू में उसको रजिस्ट्रेशन करवा दीजिए। जी जी, हमारा आइडिया तो बिल्कुल यही है कि वो बंदा आए, अपने आप को रजिस्टर करवाए। उसकी वजह है कि उसकी आगे हमें यूटिलाइजेशन करनी है। उस बंदे को अगर किसी किस्म की हेल्प चाहिए, हम उसको कोई इन्फॉर्मेशन देना चाहें, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि ताकि वो बंदा अगर हमारे पास रजिस्टर होगा तो हमें पता चलेगा कि जी उसकी मूवमेंट के बारे में, उसकी डिटेल्स के बारे में हम उसको ट्रैक कर सकेंगे। तो आगे चल के हम आइडिया देंगे कि जी लोग पाकिस्तान यहाँ आने से पहले इस ऐप को इंस्टॉल करके उसके बाद फिर आएँ, ताकि हमारे पास उस बंदे का डेटा हो। फ़ोन्स कॉल्स पर हम आते हैं। फ़ोन्स कॉल बहुत बड़ा इशू है पाकिस्तान का हमेशा, कि कॉल्स आती हैं। ठीक, सिस्टम को ट्रैक करने के लिए लाजिम बात है हमारी कम्युनिटी जो है वो कॉल सेंटर का रुख करती है। माजी में यहाँ पर कॉल सेंटर नहीं थे और कॉल्स, बहुत सारे लोगों की शिकायत ये थी कॉल ड्रॉप हो जाती हैं, रिसीव नहीं होती थी। तो उस बारे में कौंसलेट कुछ इकदाम कर रहा है? बिल्कुल, अभी जैसे हमने आपको विज़िट भी करवाया है, होता ये था कि हमारे यहाँ चूँकि कितनी भी सिस्टम आप कितना भी ऑनलाइन कर दें, लेकिन फिर भी हमारा जो मज़दूर तबका है वो जब तक फ़ोन कॉल नहीं करता तब तक सेटिस्फाई नहीं होता। पहले हमारे IVR सिस्टम लगा हुआ होता था कि फ़ोन करते थे, उसके बाद जैसे आता है कि जी आप फ़लाँ सर्विस के लिए 1 दबाएँ 2 दबाएँ, तो उस पर शिकायत आती थी लोगों की कि जी हमारा मोबाइल का बैलेंस तो इसी चीज़ में ख़त्म हो जाता है। तो हमने ख़त्म किया, फिर हमने डायरेक्ट कॉल लेना शुरू कर दी। तो वो हमारी जो कैपेसिटी थी वो ज़्यादा से ज़्यादा दिन में 200 से 250 कॉल्स हम रिसीव कर सकते थे। पीछे हमारी 400, 450, 500 कॉल्स ड्रॉप होती थी, और वो जो ड्रॉप होती थी वो जेन्युइन कॉल्स होती थी, और वो बंदा आगे फ्रस्ट्रेट होता था, गुस्से होता था, बिल्कुल ठीक होता था, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है हमारे पास कैपेसिटी नहीं होती थी, और पीछे से वो कॉल्स उसको रिसीव नहीं, और उसकी जो कॉल जाती थी वो टोन भी बिज़ी नहीं जाती, क्योंकि 6 लाइन्स आती हैं, 6 लाइन्स में वो क्यू में लग जाती है, तो बिज़ी टोन उसके पास नहीं जाती थी। उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए अभी हमने एक प्रॉपर, हमारा पहला ये काउंसलेट या डिप्लोमेटिक मिशन है पाकिस्तान का, जहाँ पर हमने प्रॉपर एक कॉल सेंटर बना दिया, जिस पर हमारे 4 जो है कॉल सेंटर पे जो ऑपरेटर हैं, टेलीफोन ऑपरेटर्स, वो सुबह 8 बजे से लेकर 4 बजे तक जो कि पीक आवर्स होते हैं उसमें जवाब देते हैं।
और हमने ये नोट किया है कि जी हम तकरीबन कोई अब उसके बाद 600 650 कभी कभार 700 कॉल्स भी हम अटेंड कर पाते हैं। उसमें हमने तब्दीली ये की है कि पहले ये होता था कि अगर कॉल आती थी वो हम आगे ट्रांसफ़र कर देते थे, अब ट्रांसफ़र नहीं करते हैं, अब उसी को उसी वक्त जवाब देते हैं। और अगर किसी का कोई सवाल मज़ीद इन्वेस्टिगेशन का या उस चीज़ का हो तो उनका ये सवाल नोट किया जाता है और उसी दिन उनको घंटे 1.5 घंटे के बाद बैक कॉल करके उनका जवाब दिया जाता है। तो वो अल्लाह का शुक्र है जी, बड़ा ज़बरदस्त है। बिल्डिंग का काफ़ी अरसे से जो भी कौंसल जनरल साहब यहाँ आते हैं तो बिल्डिंग का वो कहते हैं कि जी हम बिल्डिंग बनेंगे, काफ़ी अरसे से इस पर डॉक्यूमेंट्स के प्रोसेस चल रहा है, तो क्या समझते हैं कि बिल्डिंग कब तक बनेगी? बिल्डिंग का देखिए ये तो आपको पता है बिल्डिंग हमारी बड़ी पुरानी है और जो सीजी रेजिडेंस हैं जो कि साथ ही इसके हैं वो तो वैसे डेंजरस करार दी जा चुकी है। उसको गिरा के उसकी जगह पर नई बिल्डिंग बनाना और ओवरऑल काउंसलेट को भी नहीं बनाना, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है स्पेस का बड़ा मसला है। तो वो इन प्लान है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को प्रपोजल्स भेजे हुए हैं और वहाँ से अल्लाह खैर करेगा अगर कुछ तब्दीलियाँ आती हैं, कुछ अप्रूवल्स वगैरह आती हैं तो चलेगा, लेकिन उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। लेकिन टेम्पररी हमने अरेंजमेंट्स किए हुए हैं। हमने जैसे आपको अभी विज़िट करवाया है कि जी हम थोड़ी सी जो छोटी मोटी टेम्पररी किस्म की एक्सटेंशन होती है वो हम करके लोगों को फैसिलिटेट कर सकते हैं। पहले आपने देखा होगा बाहर बड़ी लाइन लगती थी लोगों की, अब नहीं है। अब फुल कैपेसिटी से अगर हम ऑपरेट करते हैं तो लोग अंदर आके आराम से बैठ जाते हैं, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जो भी काम है उनका वो चलता जाता है। साथ ही साथ में हम इम्प्रूवमेंट्स लेकर आ रहे हैं कि नर्सिंग रूम्स बना रहे हैं लोग मुख्तलिफ सेक्शंस में, ख़वातीन के लिए प्रेयर रूम्स भी बना रहे हैं और पासपोर्ट हॉल की हम और ज़्यादा एक्सटेंशन कर रहे हैं ताकि लोग स्पेस के साथ कोविड SOP को सामने रखते हुए उसके बाद उसमें बैठ सकें। अच्छा ये बताइए कि जैसे हम दूसरे इदारों में देखते हैं, यूएई में हम रहते हैं, दुबई में किसी भी इदारे में आप चले जाए तो कस्टमर केयर का बड़ा ख्याल रखा जाता है। अगर आपके वन विंडो में कुछ इशू है, कुछ विल बी वन पर्सन जो आपको असिस्ट करता है। आप किसी इदारे में जाए तो एक रिप्रेजेंटेटिव जो है वो सामने खड़ा रहता है। हमने भी देखा है कि यहाँ पर भी हमें एक वो लोग अभी नज़र आए हैं, तो ये भी नया इनिशिएटिव लिया आप लोगों ने? जी जी बिल्कुल, ये भी नया उसी तहत हमने ये शुरू किया है। एक तो ये कि हर हॉल में एक बंदा होता है जो कि फ्लोर पे खड़ा होता है, फ्लोर ऑफिसर जो लोगों को गाइड कर रहा होता है, एक तो वो होता है। इसके अलावा उन सबको कोऑर्डिनेट करने के लिए हमने एक काउंसलर सुपरवाइज़र भी अपॉइंट किया हुआ है। वो काउंसलर सुपरवाइज़र जितनी भी काउंसलर सर्विसेज हैं उनको हेड करता है और उनको देखता है। अगर कोई इमरजेंसी सर्विस हो जाती है, कोई मसला हो जाता है, कोई इशू हो जाता है, किसी की विंडो खाली हो जाती है, किसी कोई वॉशरूम में चला जाता है, तो उसको फिल करने के लिए ताकि लोगों को किसी किस्म की कोई तकलीफ़ ना हो, तो वो काउंसलर सुपरवाइज़र का मेन मकसद ये है कि लोगों को फैसिलिटेट करना। तो वो बाहर से मतलब इवन बाहर जो पार्किंग एरिया वहाँ पर भी वो चक्कर लगाता है, वहाँ पर भी अगर किसी को कोई देखता है कोई मसला है, वहाँ से लेके एंड तक वो सारी की सारी जो चीज़ें उनको कोऑर्डिनेट करता है वो काउंसलर सुपरवाइज़र। ज्ञान सर, एक और बहुत बड़ा इशू जो है वो हमारे लेबर्स के साथ, हमारे स्टाफ के साथ, जो भी पाकिस्तान से लोग यहाँ आते हैं, एजेंट माफिया का जो टाउट माफिया का है वो मुख्तलिफ तरीक़ों से हम कई केसेस भी यहाँ रजिस्टर्ड हो चुके हैं कि फ्रॉड करते हैं। कुछ वेरिफिकेशन का कुछ मुनज़्ज़म निज़ाम जो है वो हमारे यहाँ मौजूद नहीं था। उस सिलसिले में कौंसलेट ने कुछ एक्शन लिया? देखिए जी, सबसे बड़ा मसला हमारे पास जो शिकायत आती थी वो वाकई एजेंट माफिया, और एजेंट माफिया में सब इन्वॉल्व हैं, सिर्फ हमारे मुल्क के लोग नहीं, बाकी मुल्कों के लोग जो हमसाया मुल्क हैं उसके काउंसलेट से बाहर जो बेचारे गरीब लोग होते हैं उनको इंटाइस करते हैं कि जी हम आपका ये काम करवा देंगे, और वहीं से उनसे पैसे लेके भाग जाते हैं। किसी का काम किस तरीके से किसी का वो भी इल्ज़ाम फिर काउंसलेट के ऊपर ही आता है। ऐसे बहुत सारे केसेस हमने गवर्नमेंट ऑफ यूएई को रिपोर्ट भी किए हैं, कुछ लोग पकड़े भी गए हैं और कुछ जो है वहीं से स्लिप भी हो जाते हैं। ज़ाहिर सी बात है वो उस चीज़ को अपने ख़त्म करने के लिए एक तो लोगों में हमने आगाही हम कोशिश कर रहे हैं लोगों को बताने के लिए कि भाई ये आपकी जो एक प्रेस्क्राइब्ड फ़ीस है, इसके अलावा कोई 1 रुपया कहीं भी देने की ज़रूरत नहीं है, काउंसलेट से बाहर या काउंसलेट के अंदर। काउंसलेट के अंदर जब आते हैं तो उसके बाद तो हमारा अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छा सिस्टम हमने बनाया हुआ है, सिक्योरिटी कैमराज लगाए हुए हैं, काउंसलर के लोग हमारे पास हैं वो जो रोम अराउंड करते रहते हैं, वो सारा कुछ है। बाहर के लिए फिर हमने ये किया हुआ है कि एक हम QR कोड सिस्टम लेके आ रहे हैं जो कि इंशाल्लाह 2-4 दिन में हम उसको इनिशिएट कर दें कि हमारे यहाँ से जो भी अटेस्टेशन होके जाएगी उसके ऊपर एक QR कोड लगा हुआ होगा। उस QR कोड को आप रीड करेंगे तो वो हमारी वेबसाइट खुलेगी, उसके ऊपर सारी की सारी चीज़ें खुल के आ जाएंगी कि जी ये डॉक्यूमेंट जेन्युइन है या नहीं है। वो चाहे पासपोर्ट एक्सटेंशन का हो या फिर कोई और अटेस्टेशन का हो,
वो सारे के सब डॉक्यूमेंट के ऊपर QR कोड ज़रूर होगा। अच्छा। क्योंकि QR कोड के बगैर वो डॉक्यूमेंट वैलिड नहीं होगा, साथ में स्टैंप लगेगी। उससे ये होगा कि जो जाली काम करते हैं बाहर, वो उन लोगों को हौसला शिकनी होगी और उस पर हम इंशाल्लाह काबू पर पाएंगे। इसके अलावा हम ख़ुद अपने लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि किसी भी एजेंट के हाथ न लगें। ये आपका अपना काउंसलेट है, किसी वक्त भी आप आएंगे, आपका काम जेन्युइन है वो होगा। और जो भी है मसला आप अपने यहाँ आके आप बताइए। और फिर ये कि अगर एप्लीकेशन पे जाते हैं तो हर डिपार्टमेंट के नीचे एक कंप्लेंट वो नंबर लिखा हुआ है, उस पर कॉल करें आप, या फिर आप उस पर ईमेल करें। वो डायरेक्टली उस डिपार्टमेंट को कंप्लेंट जाएगी कि ये आपकी ये कंप्लेंट है। तो वो उसको रिजॉल्व करने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि वहीं पे उसको ख़त्म करें। सही। तो ज्ञान साहब अपने बारे में बताइए, क्योंकि जैसे हमने देखा कि आपने डिजिटल चीज़ों पर बहुत ज़्यादा काम किया, तो क्या आप माजी में बताएं कि इन चीज़ों से रिलेटेड रही हैं? आपके जहन में ये चीज़ें आइडियाज़ कहाँ से आते हैं? नहीं जी, मैं रिलेटेड तो नहीं रहा हूँ, मैं खुद तो मेडिकल फील्ड का हूँ, फिर CSS दे के हम इस तरफ आए हैं। लेकिन शौक़ है इस चीज़ में, और दुनिया बढ़ रही है तो ज़ाहिर सी बात है हम भी साथ साथ कुछ करें। तो इसका कैसा रिस्पॉन्स आता है बाकी, क्योंकि जितने मिशन हैं आपके पूरी दुनिया में, तो क्या वहाँ से अप्रिसिएशन मिल रही है आप लोगों को? और क्योंकि लोग तो यहाँ पर अप्रिशिएट करें, क्योंकि अगर हम पाकिस्तान दुबई की बात करें, दुबई में सिर्फ दुबई का कौंसलेट और यहाँ से शारजाह और ओमान की बॉर्डर तक से लोग जो हैं वो यहाँ से आते हैं, तो ये तो एक थोड़ी सहूलत मिल गई है। तो लोगों का क्या रिएक्शन है इस पर? जी, लोगों का बड़ा अच्छा रिएक्शन है, लोग बड़ा इसको अप्रिशिएट करते हैं। ज़ाहिर सी बात है तनकीद करने वाले तो वो तो फिर करेंगे हर चीज़, लेकिन ये है कि और इसके पीछे जो मेन आइडिया है वो हमारे वज़ारत ख़ारजा, वज़ीर ख़ारजा साहब, फॉरेन मिनिस्टर साहब, उनको हमने ब्रीफ भी किया था। उन्होंने ख़ुद ने ये कहा है कि विजन FO के तहत, FO मतलब विजन फॉरेन ऑफिस के तहत हमने ये चीज़ें करनी है और डिजिटलाइजेशन की तरफ हमने जाना है। तो उन्हीं से हमें लीड मिलती है और वहीं से फिर हम चलें और आगे चलते हुए आ रहे हैं। लास्ट में हमें ये बताइए कि आपने तो इतनी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं कम्युनिटी को, कम्युनिटी से क्या आप एक्सपेक्ट करते हैं कि वो क्या करें? कुछ इशूज़ जो आपके जहन में हैं, आप चाहते हैं कि वो उनको पता चले, वो उनसे ना करें वो चीज़ें? देखिए जी, हमारी कम्युनिटी के अगर हम हिसाब लगाएं ना, हमारे 3 टाइप्स के लोग रहते हैं। एक तो लेबर, एक जो टॉप कम्युनिटी जो कि 5 से 6% है, जो कि अच्छी खासी है, वेल टू डू है यहाँ पर। एक बीच वाली कम्युनिटी है जो 10 से 15% होती है, जिनकी फैमिलीज़ यहाँ पर है, बच्चे यहाँ पर है, छोटे मोटे कारोबार थे और उन कारोबार में मसाइल हो गए। तो हमें सबसे ज़्यादा जो मसाइल आते हैं उस कम्युनिटी के आते हैं, क्योंकि लेबर तबके के इतने ज़्यादा नहीं होते हैं। उनके छोटे इश्यूज़ होते हैं, किसी का पासपोर्ट, किसी का ये वो बहुत जाके अगर किसी का होता तो किसी की कैंसिलेशन, वीज़ा कैंसिलेशन का आता है, या फिर कोई इस किस्म का कोई केस वगैरह आता है, जिसकी हम पूरी कोशिश करते हैं उनको सॉर्ट आउट करने की। जो मिडिल तबका है 15 से 20%, उनके मसाइल ज़्यादा हैं, जिनके फैमिलीज़ यहाँ थी और कोविड की वजह से उसके बाद इश्यूज़ आ गए हैं, और उसमें उनके फाइनेंशियल इश्यूज सबसे ज़्यादा हैं। रेंट केसेस बन गए, रेंटल केसेस, मतलब रेंटल अकोमोडेशन थी रेंटेड, उसके बाद केसेस बन गए उनके ऊपर, या फिर और किसी किस्म के केसेस बन गए हैं, तो वो फंस के रह गए हैं बहुत सारे लोग। उनको निकालने के लिए हम अपनी पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन ज़ाहिर सी बात है हमारी भी अपनी एक पावर है, एक इस्तात है, उससे ज़्यादा हम कुछ कर नहीं सकते। लोगों के फ़ाइन्स होते हैं और वो फ़ाइन्स 5,000 से लेके तकरीबन मिलियंस दरम में हैं। लोगों के ऊपर रेंटल केसेस हैं, वो 10-20 हज़ार से लेके लाखों दरम में हैं। इसके अलावा किसी की लड़ाई झगड़े की वजह से, किसी की और वजह से, जिसमें फाइनेंस इन्वॉल्व होता है, ऐसे केसेस लोग हमारे पास लेकर तो आते हैं और आके नाराज़ भी होते हैं कि जी आप उसका कोई हल निकालें, लेकिन हमारे पास उसका कोई हल होता नहीं है। इवन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास भी नहीं है, फ़िलहाल तो नहीं है। हम उसका प्रपोज़ल बना के गवर्नमेंट को भेजते रहते हैं वक्तन, लेकिन वो मिलियंस ऑफ दरम्स में वो अमाउंट है और वो हम दे नहीं सकते, तो उस पर नाराज़गी करते हैं। वो तो ज़ाहिर सी बात है वो है। बाकी रिक्वेस्ट करेंगे कि जी अपने लोगों का ख्याल रखा करें, और किसी भी बंदे को कोई भी मुश्किल हो वो डायरेक्टली काउंसलेट आए, बजाय इसके कि किसी एजेंट के हत्थे चढ़ जाए। और वो एजेंट सिर्फ पाकिस्तानी नहीं बल्कि दूसरी नेशनलिटीज़ के लोग भी हमारे लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते हैं। पिछले दिनों ही हमें पता चला जी, काउंसलेट से बाहर कोई बंदा आउट पास लेने के लिए आया तो उससे किसी ने 2,500 दरम ले लिए। वो जब अंदर आया तो उसने कहा जी, जब पता चला कि जी 2,500 दरम तुमने किसको दिए, वो बाहर हमारे ये काउंसलर सुपरवाइज़र ने उसने जाके पकड़ा, वो पता चला वो हमसाए मुल्क का बंदा था। उसने वो
यहाँ का वो जो कंदूरा है वो पहना हुआ था और उसने 250 दिरहम लिए। फिर उसको हमने पकड़ा, उससे 250 दिरहम वापस दिलवाए उस गरीब बंदे को और उसको हमने आउट पास इशू करवाया। तो इस किस्म के लोगों से बचें और कोई भी मसला हो डायरेक्ट आ जाए। आपका अपना घर है, अपना काउंसलेट है, सबके लिए ओपन है, कोई किसी को कोई रुकावट नहीं है। जी तो नाज़रीन, ये हमारे साथ ज्ञान चंद साहब मौजूद एक्टिंग कौंसल जनरल थे। आपने इनकी गुफ्तगू सुनी। इंशाल्लाह अगली वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहिए। बहुत शुक्रिया। किसी भी बंदे को कोई भी मुश्किल हो वो डायरेक्टली काउंसलेट आए, बजाय इसके कि किसी एजेंट के हाथे चढ़ जाए। और वो एजेंट सिर्फ पाकिस्तानी नहीं बल्कि दूसरी नेशनलिटीज़ के लोग भी हमारे लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये जिनकी फैमिलीज़ यहाँ पर है, बच्चे यहाँ पर है, छोटे मोटे कारोबार थे और उन कारोबार में मसाइल हो गए, तो हमें सबसे ज़्यादा जो मसाइल आते हैं उस कम्युनिटी के आते हैं, क्योंकि लेबर तबके के इतने ज़्यादा नहीं होते। जो कोर वर्क है वो ये है कम्युनिटी को फैसिलिटेट करना। और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और प्राइम मिनिस्टर साहब की भी इंस्ट्रक्शन है कि किसी भी तरीके से हमने लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करनी है। और अल्लाह का शुक्र है कि आज हमने एक ऐप अपनी डेवलप कर ली है जो कि एंड्रॉयड के ऊपर चल रही है और अभी आईफोन के ऊपर भी आने वाली है। इसे बनाने के लिए वाकई लाखों रुपए खर्च होते हैं, लेकिन ये हमने पाकिस्तान से अपने दोस्तों से एक बनवाई है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। कुछ सर्विसेज ऐसी हैं जिनको हम ऑनलाइन रिजॉल्व कर सकते हैं और उसमें सबसे जो मेन चीज़ है वो है डेड बॉडी का। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डेली न्यूज़ स्मार्ट इन्फो। मैं हूं इमरान यूसुफजई। पूरी दुनिया जदीद दौर में दाखिल हो रही है। आज डिजिटल दौर का ज़माना है और हमें ग्लोबलाइजेशन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इस ग्लोबलाइजेशन में आगे बढ़ने के लिए डिजिटल चीज़ों को साथ लेके चलना होगा। इस वक्त हम कौंसलेट दुबई में मौजूद है। पाकिस्तान का वाहिद कौंसलेट ऑफिस है जहाँ जिसने चीज़ों को डिजिटलाइजेशन की तरफ लेके गया है। इस वक्त हमारे साथ ज्ञान चंद साहब मौजूद हैं जो कि इस तमाम चीज़ को हेड कर रहे हैं। ये एक्टिंग कौंसल जनरल भी हैं इस वक्त दुबई में। जी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आप लोगों की तशरीफ़ आवरी का शुक्रिया। देखिए जी, आपको पता है दुनिया जिस तरीके से बढ़ रही है और ख़ासतौर पर दुबई, अगर हम दुबई की बात करें तो यहाँ पर हर चीज़ डिजिटलाइज हो गई है। आपको एप्लीकेशंस के ऊपर सारी चीज़ें मिल जाती हैं और हमारी जुरिस्डिक्शन में तकरीबन 1.4 से लेकर 1.5 मिलियन तक लोग यहाँ पर रहते हैं और हमारी जुरिस्डिक्शन बहुत लंबी है यहाँ से दुबई और पूरा नॉर्दर्न एमिरेट्स है रास अल खैमा की तरफ। तो वहाँ पर लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करने में बड़ी मुश्किलात होती थी हमें। लोग बेचारे वहाँ से चल के दुबई की तरफ आते थे और फिर अपने कागजात को अटेस्ट कराना हो या छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन लेनी हो तो उसके बाद फिर वापस यहाँ से ट्रैवल करके जाते थे। उस चीज़ को देखते हुए मेरे जहन में ये ख्याल आया था कि मैंने कहा कि क्यों ना हम खुद भी एक एप्लीकेशन की तरफ जाएं जिसमें हम बहुत सारी सर्विसेज उसके अंदर इंक्लूड कर सकें और जितनी सर्विसेज हम प्रोवाइड कर सकते हैं रिमोटली बैठ के वो हम दें। ये आइडिया हमारे जो एक्स काउंसिल जनरल अहमद अमजद साहब उनको मैंने दिया और उनको बड़ा अच्छा लगा और उन्होंने उसको अप्रूव किया और उस पर अपने फिर काम शुरू किया। और अल्लाह का शुक्र है कि आज हमने एक ऐप अपनी डेवलप कर ली है जो कि एंड्रॉयड के ऊपर चल रही है और अभी आईफोन के ऊपर भी आने वाली है। ऐप स्टोर पे आप डाउनलोड भी उसको कर सकते हैं, जिसमें हमने कोशिश की है कि अपनी बहुत सारी चीज़ें सर्विसेज उसके ऊपर कर दें। अब उस ऐप के ऊपर बहुत सारी ऐसी सर्विसेज हैं जो कि इंफॉर्मेटिव हैं और बहुत सारी है जो कि रियल सर्विसेज उस पर प्रोवाइड की जाती हैं। पासपोर्ट के बारे में, नादरा के बारे में, अटेस्टेशन के बारे में, क्योंकि बहुत सारी सर्विसेज हैं जिसमें फ़िज़िकल प्रेजेंस का होना ज़रूरी है। जैसे पासपोर्ट आपने बनाना है तो ज़ाहिर सी बात है यहाँ आके आपके बायोमेट्रिक्स में चाहिए होते हैं और लाइव फ़ोटो भी चाहिए होती है। इसी तरीके से नादरा में भी है। अटेस्टेशन में अगर पावर ऑफ अटॉर्नी आपने करनी है तो आपने आके यहाँ पर अंगूठे के निशान लगाने होते हैं क्योंकि वो कोर्ट का डॉक्यूमेंट होता है और हमारे रजिस्टर में भी एंट्री करनी होती है। तो इसीलिए फ़िज़िकल मौजूद होना आपका ज़रूरी है। तो वो हम कर रहे हैं। उसमें ज़्यादा से ज़्यादा हम इंफॉर्मेशन देते हैं लोगों को, फिर लोग यहाँ पर आते हैं, सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। लेकिन कुछ सर्विसेज ऐसी हैं जिनको हम ऑनलाइन रिजॉल्व कर सकते हैं और उसमें सबसे जो मेन चीज़ है वो है डेड बॉडी का। अब मिसाल के तौर पर रास अल खैमा में या पर दूर दराज इलाके में किसी मजदूरी की कोई डेथ हो जाती थी, क्योंकि मज़दूर होता था बेचारा, वहाँ पर उनकी फैमिली होती नहीं थी, तो उसका दोस्त या अजीज़ कोई भी उसकी डेड बॉडी को पाकिस्तान ले जाने के लिए सारे कागजी कार्रवाई पूरी करता था। डेथ सर्टिफिकेट इशू होने के बाद उस बंदे को यहाँ आना पड़ता था हमारे पास, हमसे पासपोर्ट कैंसिल करवाना पड़ता था, हमसे एनओसी लेनी पड़ती थी और दूसरे कागजात भी हमसे अटैच करा के उसके बाद फिर वापस वहाँ जाना होता था और फिर आगे का काम उन्होंने शुरू करना होता था। अब हमने ऐप के ऊपर ये सारा कुछ कर दिया कि उस बंदे को यहाँ पर आने की ज़रूरत नहीं है, वहीं बैठे हुए अपनी इन्फॉर्मेशन अपलोड करेगा उसी ऐप के ऊपर और कोई स्कैन वगैरह कुछ नहीं करना, सिर्फ तस्वीरें और साथ में उस डेड बॉडी की इन्फॉर्मेशन अपलोड करेगा और विद इन 15 to 20 मिनट्स पीछे बैक एंड पे हमारा बंदा पहले ये रेक्टिफाई करेगा कि ये जो सर्टिफिकेट इशू हुआ है, डेथ सर्टिफिकेट, ये ओरिजिनल है या फिर ये जेन्युइन है या नहीं है। वो करके उसके बाद फिर
3-4 डॉक्यूमेंट्स उसको वहीं पे ऐप पे भेज देगा। उन डॉक्यूमेंट्स के ऊपर ट्रैकिंग नंबर भी होगा, ऊपर से QR कोड भी होगा जो कि रीडेबल होगा। उसकी जेन्युइनिटी आप कहीं भी चेक कर सकते हैं। उसमें पासपोर्ट कैंसिलेशन का एक सर्टिफिकेट होगा। इसके अलावा डेथ बॉडी पाकिस्तान ले जाने के लिए उसकी NOC होती है काउंसलेट की, वो बायलिंगुअल वो भी होगी और इंग्लिश लैंग्वेज में वो भी होगी। इसके अलावा एक्स्ट्रा अगर किसी को कोई डॉक्यूमेंट चाहिए होता है तो वो भी हम उसको वहाँ पर दे देते हैं और 15 से 20 मिनट में वो बंदा वहीं से डाउनलोड करता है, उसको प्रिंट करता है और फिर वापस लेके चला जाता है। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ये बताइए क्योंकि आप डिजिटल चीज़ें जो हैं जितनी मार्केट में ज़्यादा होती हैं उतना डिजिटल क्राइम भी ईजी हो गया है करना। तो क्योंकि बैंक्स में ऑलरेडी ये क्राइम जो है बढ़ गया, इसको आप कैसे, क्योंकि ये पासपोर्ट है, डाटा है पाकिस्तान का, इसको कैसे आपने मेक श्योर किया कि ये चीज़ें सेफ रहेंगी? देखिए, इसमें हमने अपनी पूरी कोशिश की है सिक्योरिटी के हिसाब से कि जी हम इसको सिक्योर करें, लेकिन चूँकि ऑनलाइन चीज़ें ज़ाहिर सी बात है इतनी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन तो उसके ऊपर हम नहीं रखते। ज़्यादातर ये चीज़ें हमारा अपना सर्वर है जिसके ऊपर ये चीज़ें होती हैं, जिसमें हम किसी के साथ शेयर नहीं करते। हमने अपनी पूरी कोशिश की है कि इसको हम सिक्योर करें। तो फ़िलहाल तो अल्लाह का शुक्र है सिक्योर ही है। आगे तो देखा जाएगा, इन केस अगर कोई इस किस्म की कोई डिफ़िकल्टी आएगी तो उसको बैकअप है हमारे पास उसको फाइट करने के लिए। जी। किसी भी एप्लीकेशन को बनाने में इस वक्त मार्केट में लाखों रुपए खर्च होते हैं, लेकिन ज्ञान साहब ने पर्सनल इंटरेस्ट लेते हुए इन्होंने ये एप्लीकेशन, अगर हम कहें कि गिफ्ट की है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को तो गलत नहीं होगा। इस बारे में ज्ञान साहब क्या जी कहते जी, बहुत शुक्रिया जी। इसमें तो मैं पहले तो ये कहूँगा कि इस एप्लीकेशन को बनवाने में सिर्फ मेरा नहीं बल्कि हमारे एक्स काउंसिल जनरल अहमद हमजे साहब, उनका भी बड़ा रोल है। इसके अलावा मुसव्वर अब्बास साहब हैं हमारे काउंसिल, उनका भी बड़ा रोल है। लेकिन एप्लीकेशन बनाने के लिए आपको पता है वैसे तो ज़ाहिर सी बात है कोई भी एप्लीकेशन बनाने के लिए वाकई लाखों रुपए खर्च होते हैं, लेकिन ये हमने पाकिस्तान से अपने दोस्तों से एक बनवाई है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। जो इसको बनने के लिए जो पैसे लगते हैं वो नहीं लगे। बाकी ज़ाहिर सी बात है अगर डोमेन नेम आपने ख़रीदना है या फिर वो जो ऑनलाइन पैसे आपने देने होते हैं वो तो ऑब्वियसली देते हैं, लेकिन जो कॉस्ट है इसकी डेवलप करने के लिए वो सिफर है, क्योंकि वो हमने अपने दोस्तों से बनवाई है। आइडिया कैसे आपके जहन में है कि किस तरह पहले, क्योंकि पहले कहीं भी नहीं है, किसी मिशन में भी नहीं, अगर तो किसी और मिशन में तो आपने उसको कॉपी किया, तो फर्स्ट है तो कैसा ये आइडिया जहन में है? देखिए जी, ये चूँकि हम एक तो दुबई में रह रहे हैं और इस डिप्लोमेटिक मिशन का काम ही है मेजर, हमारा जो कोर वर्क है वो ये है कम्युनिटी को फैसिलिटेट करना। और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और प्राइम मिनिस्टर साहब की भी ये इंस्ट्रक्शन है कि किसी भी तरीके से हमने लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करनी है। तो वो एक तो कोविड आ गया ऊपर, और कोविड में बहुत सारी चीज़ें वैसे ही ऑनलाइन चली गई हैं। उसी चीज़ को वहाँ पे हमने कहा जी हम क्यों ना हम भी ऐसी कोई चीज़ लेकर आएँ। ज़रूर, हाँ जी बिल्कुल, ज़रूरत इजात की माँ है कि हम भी ऐसी कोई चीज़ लेकर आएँ जिसमें लोगों को फैसिलिटेट करें हम ज़्यादा से ज़्यादा। तो वहीं से फिर शुरू हुए और अल्लाह का शुक्र है कि हमने ये बनाया। अभी ये एप्लीकेशन गूगल ऐप स्टोर और प्ले स्टोर पे दोनों में? जी जी, अभी बिल्कुल मौजूद है और लोग उसको डाउनलोड भी कर रहे हैं, उससे इस्तेफादा भी हो रहे हैं। और सिर्फ इसमें ये पासपोर्ट, डेड बॉडी ट्रांसपोर्टेशन ये नहीं है, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा जी जी बिल्कुल 18 के करीब इसमें हैं और भी हम इसमें ऐड भी करते जाएंगे। एक और भी मेन चीज़ इसके अंदर मैं जिक्र करता चलूँ ये है कि बहुत सारे ऐसे लोग होते थे जिनको फेक अपॉइंटमेंट लेटर दे के लोग यहाँ पर चीट करके पैसे लेके आते थे और फिर यहाँ पर उनको छोड़ देते थे। अब पाकिस्तान में या पर इवन यहाँ पर अगर किसी बंदे को कोई जॉब लेटर ऑफ़र होता है तो वो जॉब लेटर हमसे वेरीफाई करवा सकता है। अपना जॉब लेटर डालेगा उसके ऊपर और इसके अलावा जितनी इन्फॉर्मेशन उसमें रिक्वायर्ड है वो डालेगा और विद इन 7 वर्किंग डेज हम फिज़िकली उसको ये मालूम करके देंगे कि जी आपका ये जॉब लेटर जेन्युइन है या फिर फेक है। उससे बहुत सारे लोग जो है वो बेचारे बच जाएंगे इस फ्रॉड से। मतलब आप लोगों को ये कहना चाहिए कि बजाय किसी से वेरिफिकेशन करवाने के डायरेक्ट एप्लीकेशन के थ्रू हमसे करवा ले, बिल्कुल हमसे करवा ले और हम उसको वेरीफाई करके देंगे कि जी आपकी जॉब जेन्युइन है या फिर इसमें कोई मसला है। अगर हम जॉब्स की बात करें तो यहाँ बहुत सारे लोगों के साथ बहुत से फ्रॉड भी हुए हैं माजी में, जैसे आपको पता होगा। इस तरह जॉब ऑफ़र की गई जो मौजूद ही नहीं थी, तो उस बारे में क्या कहेंगे? लोगों के पास अवेयरनेस नहीं है इसकी और इस एप्लीकेशन से उनको फ़ायदा होगा? जी जी बिल्कुल, इससे फ़ायदा होगा। पहले मसाइल थे, लोगों के इश्यूज़ थे और अब उसी चीज़ को देखते हुए हमने ये चीज़ की है कि जी हम उस चीज़ को ख़त्म करें। तो अल्लाह का शुक्र है कि हमने शुरू की और इससे फ़ायदे भी हो रहे हैं लोगों के। हमने जॉब वेरीफाई करके लोगों को दी भी हैं अभी। तो हम उम्मीद ये करते हैं कि इसका मज़ीद फ़ायदा लोगों को होगा। इस एप्लीकेशन में साथ में एक लीगल एड का भी और हेल्प के लिए, मेडिकल हेल्प के लिए भी, तो उस बारे में? जी जी, लीगल एड का चूँकि हमारे पास एक पूरा एक लीगल डिपार्टमेंट है जो कि हमने लीगल एडवाइस के लिए हमने हायर की हुई है फर्म
जिस पे फ्री ऑफ कॉस्ट लीगल एडवाइस दी जाती है। ठीक। अब किसी बंदे को अगर कोई लीगल एडवाइस चाहिए होती है तो वो ऐप पे जाता है, वहीं से अपॉइंटमेंट लेके फिर हमारे पास आता है। हम अपनी लीगल फर्म के साथ उनकी मुलाकात करवा देते हैं ताकि उनको एक फ्री ऑफ कॉस्ट लीगल एडवाइस दे दी जाती है, तो वो उसके ज़रिए हम देते हैं। इसके अलावा पेशेंट्स के बारे में ये होता है कि बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं पाकिस्तानी जो कि यहाँ पर हॉस्पिटल्स में हैं। उनके बारे में अगर किसी ने कोई इन्फॉर्मेशन हमें देनी है कि जी ये पेशेंट है, ये लावारिस है, या फिर इसका कोई आगे पीछे नहीं है, या फिर कोई और इशू है, तो वो हमें पहुंचा देते हैं, तो वो फिर हम कर लेते हैं। इसकी एक छोटी सी मिसाल मैं आपको ये कर दूं कि अभी एक बंदे थे जो कि साहब, जिनका नाम तो मैं नहीं लूँगा, वो यहाँ आए और उन्होंने कहा जी मेरा भाई है, वो मेंटली डिस्टर्ब है और काफ़ी अरसे से। पहले उनकी वालिदा थी घर में, वो ख्याल रखती थी। उससे पहले यहाँ पर जो सैनिटोरियम है उसमें वो था, लेकिन वहाँ से फिर घर आ गया था और उनकी एज भी 40+ है। लेकिन उनके साथ मसाइल ये थे कि वो अपने आप को नुकसान पहुँचाते थे, तो घर में उन्होंने चेन बांध के उनको काबू किया हुआ था। और यहाँ पर हॉस्पिटल्स में ज़ाहिर सी बात है जगह नहीं होती, मसाइल हैं, फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, तो उन्होंने हमसे बात की, तो हमने पूरी कोशिश की, हमने ये गवर्नमेंट से बात की, यहाँ से हॉस्पिटल से बात की, एंड थैंकफुली कि जी इन्होंने हमारी बात मान ली। फिर उस बंदे को हमने वहाँ से लेके अपनी कस्टडी में उनको हॉस्पिटल शिफ्ट किया। और वो हमें बताते हैं कई सालों के बाद उस बंदे को उन्होंने चैन से खोला और कई सालों के बाद उसको नहलाया भी सही। तो इस किस्म की चीज़ें हैं, वो सर्विसेज हमें इस ऐप के ज़रिए पता चलती हैं कि जी इसका फ़ायदा है ज़रूर। अच्छा, एक और अहम चीज़ जो है कि जेल में कैदी जो होते हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन से रिलेटेड भी आपकी ऐप में लिंक मौजूद है, उसके बारे में बताइए कि वो किस तरह और कौन कौन से, मतलब हर किस्म के क्राइम के लोग हैं, पूरा डाटा वहाँ पे होता है, या वो केस नंबर डालेंगे तो फिर रिलेटेड डाटा उनका आ जाएगा? इसमें होता ये है कि अगर आपने किसी कैदी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो पहले तो आप खुद कैदी की इन्फॉर्मेशन हमें देंगे, जिसमें पासपोर्ट डिटेल्स देंगे। सबसे मेन जो है वो पासपोर्ट डिटेल्स हैं। बहुत सारों के पास के जो प्रिजनर नंबर होता है वो होता है या नहीं होता, वो उतना अहमियत नहीं रखता, लेकिन पासपोर्ट डिटेल्स और इसके अलावा लावाहिकीन है उनकी डिटेल्स, और अगर केस के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है वो, और किस जेल में अगर आपको पता है तो आप हमें देते हैं। हम जो है पीछे बैक एंड पे हमारा बंदा फिर फिज़िकली जाके उस जेल से पता करके उस कैदी के बारे में जितनी इन्फॉर्मेशन होती है उस जेल से या फिर पब्लिक प्रोसिक्यूशन से, वहाँ से वो सारी इन्फॉर्मेशन लेके फिर ऐप के ज़रिए उनके लवाहिकीन को पहुँचा देते हैं कि ये इनका स्टेटस है। फिर उसमें से बहुत सारे ऐसे निकल भी आते हैं कि जिनके छोटे मोटे को फाइन्स वगैरह हैं वो दे के कोऑर्डिनेशन करवा के किसी तरीके से उनको हम पाकिस्तान भिजवा देते हैं। ठीक है। इसके साथ साथ एक और इसमें आपने रजिस्ट्रेशन करवाएं साहब पाकिस्तानी जो है, वो इम्पोर्टेंट हो सकता है क्योंकि, और इसको दूसरी में अगर एक आइडिया ये शेयर किया जाए कि अगर पाकिस्तान से अगर कोई बंदा बैंक न्यू एम्प्लॉय आता है तो बेहतर है उसके मोबाइल में ये ऐप इंस्टॉल करवा दी जाए, शुरू में उसको रजिस्ट्रेशन करवा दी जाए। जी जी, हमारा आइडिया तो बिल्कुल यही है कि वो बंदा आए अपने आप को रजिस्टर करवाए। उसकी वजह है कि उसकी आगे हमें यूटिलाइजेशन करनी है। उस बंदे को अगर किसी किस्म की हेल्प चाहिए, हम उसको कोई इन्फॉर्मेशन देना चाहें, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि ताकि वो बंदा अगर हमारे पास रजिस्टर होगा तो हमें पता चलेगा कि जी उसकी मूवमेंट के बारे में, उसकी डिटेल्स के बारे में हम उसको ट्रैक कर सकेंगे। तो आगे चल के हम आइडिया देंगे कि जी लोग पाकिस्तान यहाँ आने से पहले इस ऐप को इंस्टॉल करके उसके बाद फिर आएँ, ताकि हमारे पास उस बंदे का डेटा हो। फ़ोन्स कॉल्स पर हम आते हैं। फ़ोन्स कॉल बहुत बड़ा इशू है पाकिस्तान का हमेशा, कि कॉल्स आती हैं, ठीक है, हमको ट्रैक करने के लिए लाजिम बात है हमारी कम्युनिटी जो है वो कॉल सेंटर का रुख करती है। माजी में यहाँ पर कॉल सेंटर नहीं थे और कॉल्स, बहुत सारे लोगों की शिकायत ये थी कॉल ड्रॉप हो जाती हैं, रिसीव नहीं होती थी, तो उस बारे में कौंसलेट कुछ इकदाम कर रहा है? बिल्कुल, अभी जैसे मैंने आपको विज़िट भी करवाया है, होता ये था कि हमारे यहाँ चूँकि कितनी भी सिस्टम आप कितना भी ऑनलाइन कर दें, लेकिन फिर भी हमारा जो मजदूर तबका है वो जब तक फ़ोन कॉल नहीं करता तब तक सेटिस्फाई नहीं होता। पहले हमारे IVR सिस्टम लगा हुआ होता था कि फ़ोन करते थे, उसके बाद जैसे आता है कि जी आप फ़लाँ सर्विस के लिए 1 दबाएँ 2 दबाएँ, तो उस पर शिकायत आती थी लोगों की कि जी हमारा मोबाइल का बैलेंस तो इसी चीज़ में ख़त्म हो जाता है। तो हमने ख़त्म किया, फिर हमने डायरेक्ट कॉल लेना शुरू कर दी। तो वो हमारी जो कैपेसिटी थी वो ज़्यादा से ज़्यादा दिन में 200 से 250 कॉल्स हम रिसीव कर सकते थे। पीछे हमारी 400, 450, 500 कॉल्स ड्रॉप होती थी, और वो जो ड्रॉप होती थी वो जेन्युइन कॉल्स होती थी, और वो बंदा आगे फ्रस्ट्रेट होता था, गुस्से होता था, बिल्कुल ठीक होता था, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है हमारे पास कैपेसिटी नहीं होती थी
और पीछे से वो कॉल्स उसको रिसीव नहीं, और उसकी जो कॉल जाती थी वो टोन भी बिज़ी नहीं जाती, क्योंकि 6 लाइन्स आती हैं, 6 लाइन्स में वो क्यू में लग जाती है, तो बिज़ी टोन उसके पास नहीं जाती थी। उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए अभी हमने एक प्रॉपर, हमारा पहला ये काउंसलेट या डिप्लोमेटिक मिशन है पाकिस्तान का, जहाँ पर हमने प्रॉपर एक कॉल सेंटर बना दिया, जिस पर हमारे 4 जो है कॉल सेंटर पे जो ऑपरेटर हैं, टेलीफोन ऑपरेटर्स, वो सुबह 8 बजे से लेकर 4 बजे तक, जो कि पीक आवर्स होते हैं, उसमें जवाब देते हैं। और हमने ये नोट किया है कि जी हम तकरीबन कोई अब उसके बाद 600, 650, कभी कभार 700 कॉल भी हम अटेंड कर पाते हैं। उसमें हमने तब्दीली ये की है कि पहले ये होता था कि अगर कॉल आती थी वो हम आगे ट्रांसफ़र कर देते थे, अब ट्रांसफ़र नहीं करते हैं, अब उसी वक्त जवाब देते हैं। और अगर किसी का कोई सवाल मज़ीद इन्वेस्टिगेशन का या उस चीज़ का हो तो उनका ये सवाल नोट किया जाता है, और उसी दिन उनको घंटे 1.5 घंटे के बाद बैक कॉल करके उनका जवाब दिया जाता है। तो वो अल्लाह का शुक्र है जी, बड़ा ज़बरदस्त है। बिल्डिंग का काफ़ी अरसे से जो भी कौंसल जनरल साहब यहाँ आते हैं तो बिल्डिंग का वो कहते हैं कि जी हम बिल्डिंग बनेंगे, अब काफ़ी अरसे से इस पर डॉक्यूमेंट्स के प्रोसेस चल रहा है, तो क्या समझते हैं कि बिल्डिंग कब तक बनेगी? बिल्डिंग का देखिए, ये तो आपको पता है बिल्डिंग हमारी बड़ी पुरानी है, और जो सीजी रेजिडेंस हैं जो कि साथ ही इसके हैं, वो तो वैसे डेंजरस करार दी जा चुकी है। उसको गिरा के उसकी जगह पर नई बिल्डिंग बनाना, और ओवरऑल काउंसलेट को भी नहीं बनाना, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है स्पेस का बड़ा मसला है। तो वो इन प्लान है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को प्रपोजल्स भेजे हुए हैं, और वहाँ से अल्लाह खैर करेगा, अगर कुछ तब्दीलियाँ आती हैं, कुछ अप्रूवल्स वगैरह आती हैं तो चलेगा, लेकिन उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। लेकिन टेम्पररी हमने अरेंजमेंट्स किए हुए हैं। हमने जैसे आपको अभी विज़िट करवाया है कि जी हम थोड़ी सी जो छोटी मोटी टेम्पररी किस्म की एक्सटेंशन होती है वो हम करके लोगों को फैसिलिटेट कर सकते हैं। पहले आपने देखा होगा बाहर बड़ी लाइन लगती थी लोगों की, अब नहीं है। अब फुल कैपेसिटी से अगर हम ऑपरेट करते हैं तो लोग अंदर आके आराम से बैठ जाते हैं, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जो भी काम है उनका वो चलता जाता है। साथ ही साथ में हम इम्प्रूवमेंट लेकर आ रहे हैं कि नर्सिंग रूम्स बना रहे हैं लोग मुख्तलिफ सेक्शंस में, ख़वातीन के लिए प्रेयर रूम्स भी बना रहे हैं, और पासपोर्ट हॉल की हम और ज़्यादा एक्सटेंशन कर रहे हैं ताकि लोग स्पेस के साथ कोविड SOP को सामने रखते हुए उसके बाद उसमें बैठ सकें। अच्छा, ये बताइए कि जैसे हम दूसरे इदारों में देखते हैं, यूएई में हम रहते हैं, दुबई में किसी भी इदारे में आप चले जाए तो कस्टमर केयर का बड़ा ख्याल रखा जाता है। अगर आपकी वन विंडो में कुछ इशू है, विल बी वन पर्सन जो आपको असिस्ट करता है। आप किसी इदारे में जाए तो एक रिप्रेजेंटेटिव जो है वो सामने खड़ा रहता है। हमने भी देखा है कि यहाँ पर भी हमें एक वो लोग अभी नज़र आए हैं, तो ये भी नया इनिशिएटिव लिया आप लोगों ने? जी जी बिल्कुल, ये भी नया उसी तहत हमने ये शुरू किया है। एक तो ये कि हर हॉल में एक बंदा होता है जो कि फ्लोर पे खड़ा होता है, फ्लोर ऑफिसर, जो लोगों को गाइड कर रहा होता है। एक तो वो होता है। इसके अलावा उन सबको कोऑर्डिनेट करने के लिए हमने एक काउंसलर सुपरवाइज़र भी अपॉइंट किया हुआ है। वो काउंसलर सुपरवाइज़र जितनी भी काउंसलर सर्विसेज हैं उनको हेड करता है और उनको देखता है। अगर कोई इमरजेंसी सर्विस हो जाती है, कोई मसला हो जाता है, कोई इशू हो जाता है, किसी की विंडो खाली हो जाती है, कोई वॉशरूम में चला जाता है, तो उसको फिल करने के लिए, ताकि लोगों को किसी किस्म की कोई तकलीफ़ ना हो। तो वो काउंसलर सुपरवाइज़र का मेन मकसद ये है कि लोगों को फैसिलिटेट करना। तो वो बाहर से, मतलब इवन बाहर जो पार्किंग एरिया, वहाँ पर भी वो चक्कर लगाता है। वहाँ पर भी अगर किसी को कोई देखता है, कोई मसला है, वहाँ से लेके एंड तक वो सारी की सारी जो चीज़ें उनको कोऑर्डिनेट करता है वो काउंसलर सुपरवाइज़र। अच्छा ज्ञान सर, एक और बहुत बड़ा इशू जो है वो हमारे लेबर्स के साथ, हमारे स्टाफ के साथ, जो भी पाकिस्तान से लोग यहाँ आते हैं, एजेंट माफिया का, जो टाउट माफिया का है, वो मुख्तलिफ तरीक़ों से हम कई केसेस भी यहाँ रजिस्टर्ड हो चुके हैं कि फ्रॉड करते हैं। कुछ वेरिफिकेशन का कुछ मुनज़्ज़म निज़ाम जो है वो हमारे यहाँ मौजूद नहीं था। उस सिलसिले में कौंसलेट ने कुछ एक्शन लिया? देखिए जी, सबसे बड़ा मसला हमारे पास जो शिकायत आती थी वो वाकई एजेंट माफिया, और एजेंट माफिया में सब इन्वॉल्व हैं। सिर्फ हमारे मुल्क के लोग नहीं, बाकी मुल्कों के लोग जो हमसाया मुल्क हैं, उसके काउंसलेट से बाहर जो बेचारे गरीब लोग होते हैं उनको इंटाइज करते हैं कि जी हम आपका ये काम करवा देंगे, और वहीं से उनसे पैसे लेके भाग जाते हैं। किसी का काम किस तरीके से, किसी का वो भी इल्ज़ाम फिर काउंसलेट के ऊपर ही आता है। ऐसे बहुत सारे केसेस हमने गवर्नमेंट ऑफ यूएई को रिपोर्ट भी किए हैं। कुछ लोग पकड़े भी गए हैं और कुछ जो है वहीं से स्लिप भी हो जाते हैं, ज़ाहिर सी बात है। वो उस चीज़ को अपने ख़त्म करने के लिए एक तो लोगों में हमने आगाही, हम कोशिश कर रहे हैं लोगों को बताने के लिए कि भाई जी आपकी जो एक प्रेस्क्राइब्ड फ़ीस है, इसके अलावा कोई 1 रुपया कहीं भी देने की ज़रूरत नहीं है, काउंसलेट से बाहर या काउंसलेट के अंदर। काउंसलेट के अंदर जब आते हैं तो उसके बाद तो हमारा अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छा सिस्टम हमने बनाया हुआ है। सिक्योरिटी कैमराज लगाए हुए हैं, काउंसलर के लोग हमारे पास हैं, वो जो रोम अराउंड करते रहते हैं, वो सारा कुछ है।
बाहर के लिए फिर हमने ये किया हुआ है कि एक हम QR कोड सिस्टम लेके आ रहे हैं, जो कि इंशाल्लाह 2-4 दिन में हम उसको इनिशिएट कर दें कि हमारे यहाँ से जो भी अटेस्टेशन होके जाएगी उसके ऊपर एक QR कोड लगा हुआ होगा। उस QR कोड को आप रीड करेंगे तो वो हमारी वेबसाइट खुलेगी, उसके ऊपर सारी की सारी चीज़ें खुल के आ जाएंगी कि जी ये डॉक्यूमेंट जेन्युइन है या नहीं है। वो चाहे पासपोर्ट एक्सटेंशन का हो या फिर कोई और अटेस्टेशन का हो, वो सारे के सब डॉक्यूमेंट के ऊपर QR कोड ज़रूर होगा। क्योंकि QR कोड के बगैर वो डॉक्यूमेंट वैलिड नहीं होगा, साथ में स्टैंप लगेगी। उससे ये होगा कि जो जाली काम करते हैं बाहर, वो उन लोगों को हौसला शिकनी होगी और उस पर हम इंशाल्लाह काबू पर पाएंगे। इसके अलावा हम ख़ुद अपने लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि किसी भी एजेंट के हाथ न लगें। ये आपका अपना काउंसलेट है, किसी वक्त भी आप आएंगे, आपका काम जेन्युइन है वो होगा। और जो भी है मसला आप अपने यहाँ आके आप बताइए। और फिर ये कि अगर एप्लीकेशन पे जाते हैं तो हर डिपार्टमेंट के नीचे एक कंप्लेंट वो नंबर लिखा हुआ है, उस पर कॉल करें आप या फिर आप उस पर ईमेल करें। वो डायरेक्टली उस डिपार्टमेंट को कंप्लेंट जाएगी कि ये आपकी ये कंप्लेंट है। तो वो उसको रिजॉल्व करने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि वहीं पे उसको ख़त्म करें। सही। ज्ञान साहब अपने बारे में बताइए, क्योंकि जैसे हमने देखा कि आपने डिजिटल चीज़ों पर बहुत ज़्यादा काम किया, तो क्या आप माजी में बताएं कि इन चीज़ों से रिलेटेड रही हैं? आपके जहन में ये चीज़ें आइडियाज़ कहाँ से आते हैं? नहीं जी, मैं रिलेटेड तो नहीं रहा हूँ, मैं खुद तो मेडिकल फील्ड का हूँ, फिर CSS दे के हम इस तरफ आए हैं। लेकिन शौक़ है इस चीज़ में और दुनिया बढ़ रही है तो ज़ाहिर सी बात है हम भी साथ साथ कुछ करें। तो इसका कैसा रिस्पॉन्स आता है बाकी, क्योंकि जितने मिशन हैं आपके पूरी दुनिया में, तो क्या वहाँ से अप्रिसिएशन मिल रही है आप लोगों को? और क्योंकि लोग भी यहाँ पर अप्रिशिएट करें, क्योंकि अगर हम पाकिस्तान दुबई की बात करें, दुबई में सिर्फ दुबई का कौंसलेट और यहाँ से शारजाह और ओमान की बॉर्डर तक से लोग जो हैं वो यहाँ से आते हैं, तो ये तो एक थोड़ी सहूलत मिल गई है। तो लोगों का क्या रिएक्शन है इस पर? जी, लोगों का बड़ा अच्छा रिएक्शन है, लोग बड़ा इसको अप्रिशिएट करते हैं। ज़ाहिर सी बात है तनकीद करने वाले तो वो तो फिर करेंगे हर चीज़, लेकिन ये है कि और इसके पीछे जो मेन आइडिया वो हमारे वज़ारत ख़ारजा, वज़ीर ख़ारजा साहब, फॉरेन मिनिस्टर साहब, उनको हमने ब्रीफ भी किया था। उन्होंने ख़ुद ने ये कहा है कि विजन FO के तहत, FO मतलब विजन फॉरेन ऑफिस के तहत हमने ये चीज़ें करनी है और डिजिटलाइजेशन की तरफ हमने जाना है। तो उन्हीं से हमें लीड मिलती है और वहीं से फिर हम चलें और आगे चलते हुए आ रहे हैं। लास्ट में हमें ये बताइए कि आपने तो इतनी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं कम्युनिटी को, कम्युनिटी से क्या आप एक्सपेक्ट करते हैं कि वो क्या करें? कुछ इशू जो आपके जहन में हैं, आप चाहते हैं कि वो उनको पता चले, वो उनसे ना करें वो चीज़ें? देखिए जी, हमारी कम्युनिटी के अगर हम हिसाब लगाएं ना, हमारे 3 टाइप्स के लोग रहते हैं। एक तो लेबर, एक जो टॉप कम्युनिटी जो कि 5 से 6% है, जो कि अच्छी खासी वेल टू डू है यहाँ पर। एक बीच वाली कम्युनिटी है जो 10 से 15% होती है, जिनकी फैमिलीज़ यहाँ पर है, बच्चे यहाँ पर है, छोटे मोटे कारोबार थे, उन कारोबार में मसाइल हो गए। तो हमें सबसे ज़्यादा जो मसाइल आते हैं उस कम्युनिटी के आते हैं, क्योंकि लेबर तबके के इतने ज़्यादा नहीं होते हैं। उनके छोटे इश्यूज़ होते हैं, किसी का पासपोर्ट, किसी का ये वो बहुत जाके अगर किसी का होता है तो किसी की कैंसिलेशन, वीज़ा कैंसिलेशन का आता है या फिर कोई इस किस्म का कोई केस वगैरह आता है, जिसकी हम पूरी कोशिश करते हैं उनको सॉर्ट आउट करने की। जो मिडिल तबका है 15 से 20%, उनके मसाइल ज़्यादा हैं, जिनके फैमिलीज़ यहाँ थी और कोविड की वजह से उसके बाद इश्यूज़ आ गए हैं और उसमें उनके फाइनेंशियल इशूज़ सबसे ज़्यादा हैं। रेंट केसेस बन गए, रेंटल केसेस, मतलब रेंटल अकोमोडेशन थी रेंटेड, उसके बाद केसेस बन गए उनके ऊपर, या फिर और किसी किस्म के केसेस बन गए हैं, तो वो फंस के रह गए हैं बहुत सारे लोग। उनको निकालने के लिए हम अपनी पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन ज़ाहिर सी बात है हमारी भी अपनी एक पावर है, एक इस्तात है, उससे ज़्यादा हम कुछ कर नहीं सकते। लोगों के फ़ाइन्स होते हैं और वो फ़ाइन्स 5,000 से लेके तकरीबन मिलियंस दरम में हैं। लोगों के ऊपर रेंटल केसेस हैं, वो 10-20 हज़ार से लेके लाखों दरम में हैं। इसके अलावा किसी की लड़ाई झगड़े की वजह से, किसी की और वजह से, जिसमें फाइनेंस इन्वॉल्व होता है, ऐसे केसेस लोग हमारे पास लेकर तो आते हैं और आके नाराज़ भी होते हैं कि जी आप उसका कोई हल निकालें, लेकिन हमारे पास उसका कोई हल होता नहीं है। इवन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास भी नहीं है फ़िलहाल, तो नहीं है। हम उसका प्रपोज़ल बना के गवर्नमेंट को भेजते रहते हैं वक्तन वक्तन, लेकिन वो मिलियंस ऑफ दरम्स में वो अमाउंट है और वो हम दे नहीं सकते, तो उस पर नाराज़गी करते हैं। वो तो ज़ाहिर सी बात है वो है। बाकी रिक्वेस्ट करेंगे कि जी अपने लोगों का ख्याल रखा करें और किसी भी बंदे को कोई भी मुश्किल हो वो डायरेक्टली काउंसलेट आए, बजाय इसके कि किसी एजेंट के हत्थे चढ़ जाए।
और वो एजेंट सिर्फ पाकिस्तानी नहीं बल्कि दूसरी नेशनलिटीज़ के लोग भी हमारे लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते हैं। पिछले दिनों ही हमें पता चला जी काउंसलेट से बाहर कोई बंदा आउट पास लेने के लिए आया तो उससे किसी ने 2500 दरम ले लिए। वो जब अंदर आया तो उसने कहा जी, जब पता चला कि जी 2500 दरम तुमने किसको दिए, वो बाहर हमारे ये काउंसलर सुपरवाइज़र ने उसने जाके पकड़ा, वो पता चला वो हमसाए मुल्क का बंदा था। उसने वो यहाँ का वो जो कंदूरा है वो पहना हुआ था और उसने 250 दरम लिए। फिर उसको हमने पकड़ा, उससे 250 दरम वापस दिलवाए उस गरीब बंदे को और उसको हमने आउट पास इशू करवाया। तो इस किस्म के लोगों से बचें और कोई भी मसला हो डायरेक्ट आ जाए। आपका अपना घर है, अपना काउंसलेट है, सबके लिए ओपन है, कोई किसी को कोई रुकावट नहीं है। जी तो नाज़रीन, ये हमारे साथ ज्ञानचंद साहब मौजूद एक्टिंग कौंसल जनरल थे। आपने इनकी गुफ्तगू सुनी, इंशाल्लाह अगली वीडियो टाइम तो बड़ा लगा, जैसे सी साहब ने फरमाया तकरीबन 3 से 3.5 महीने तक लग गए हैं। चूँकि ये पहली हमारी कोशिश है, इसमें हिजिस भी आते हैं, टेक्निकल मसाइल भी आते हैं, और दूसरा ये है कि क्योंकि ये गवर्नमेंट की एप्लीकेशन है तो सबसे बड़ा जो चैलेंज हमारे लिए था वो था इसकी सिक्योरिटी। सिक्योरिटी के लिए हमें बहुत सारे चैलेंजेस थे जो कि अल्लाह का शुक्र है हमने हल कर लिए हैं। हमने इसको बहुत ज़्यादा कोशिश की है, अपनी पूरी कोशिश की है कि इसको बहुत ज़्यादा सिक्योर बनाए। वजह ये है कि ज़ाहिर सी बात है इसके ऊपर बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट्स होते हैं लोगों के, तो उसमें हमें सबसे ज़्यादा टाइम लगा। इसके अलावा इसमें चूँकि ये होलसम एक पैकेज है जिसके अंदर सारी चीज़ें आ जाती हैं, जिसमें डेड बॉडी ट्रांसपोर्टेशन नहीं है और भी बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, तो हर एक चीज़ को बनाना सिर्फ इसके ऊपर जो सामने चीज़ नज़र आ रही है वो नहीं है, उसके ऊपर बैक एंड पे बड़ा काम होता है। तो वो हमने किया और ये चीज़ आपको बताता चलूँ कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट हमने करवाई है, क्योंकि यहाँ से हमने कोटेशन जब ली तो लोगों ने हज़ारों में कोटेशन दी, वो हमने पाकिस्तान में अपने दोस्तों को इन्वॉल्व करके उसके बाद फ्री ऑफ कॉस्ट बनाई है और इस पर कोई ख़र्चा नहीं आया गवर्नमेंट का। सिर्फ प्रोजेक्ट गवर्नमेंट का नहीं है, आपका पर्सनल नहीं है, ऑब्वियसली है तो गवर्नमेंट का ही, लेकिन चूँकि ये पाकिस्तान से हमने करवाया है अपने दोस्तों से, तो इसलिए ये जो बनी है इसके ऊपर कोई कॉस्ट नहीं आई है। जाहिर सी बात है इसके ऊपर जो लाइसेंसेस लेने हैं, जो रजिस्ट्रेशन करानी है, उसके ऊपर तो गवर्नमेंट का खर्चा आना ही आना है, वो तो आया है, वो जो मिनिमल होता है। जाहिर सी बात है स्टोरेज हमने लेनी होती है, ये सारी चीज़ें हैं वो है, लेकिन इसकी मेकिंग के ऊपर जो आता है, जो काम हुआ है वो पाकिस्तान से हमारे लोगों ने किया है और अल्लाह का शुक्र है बड़ा अच्छा किया है। लेकिन जाहिर सी बात है इसके अंदर इम्प्रूवमेंट की हमेशा ज़रूरत होती है, तो वो दिस इज़ ओपन फॉर ऑल और इंशाल्लाह इसको भी। और इसके अलावा दूसरी जो चीज़ अब जो साथ साथ चल रही है वो ये है इसका उर्दू वर्जन, कि जो ही आप ऐप खोलेंगे तो उसके बाद आपको ऑप्शन दिया जाएगा या आप इंग्लिश में जाएं या फिर उर्दू में जाएं, क्योंकि ज़्यादातर हमारी लेबर कम्युनिटी है वो उर्दू को समझती है, तो इसलिए उर्दू वर्जन भी उसका आ रहा है। सबसे ज़्यादा जो वेल मेंड जो डिपार्टमेंट हमारा होगा ना वो वेलफेयर वाला है, क्योंकि वेलफेयर में भी सबसे ज़्यादा जो लोग हमें लगाने पड़ रहे हैं वो है डेथ सर्टिफिकेट के लिए, क्योंकि डेथ सर्टिफिकेट के ऊपर बड़ा काम होता है बैक एंड पे। वहाँ पर हमारे यहाँ वेलफेयर में 3 बंदे हैं जो कि डेडिकेटेड होंगे इस चीज़ के लिए, बाकी हर सेक्शन का एक बंदा इस चीज़ को हैंडल करेगा, क्योंकि उसको इतना ज़्यादा काम नहीं करना पड़ेगा। इसके अलावा जो चीज़ें आएंगी, फॉर एग्ज़ाम्पल आप पाकिस्तान में बैठा हुआ बंदा, उसने अपना जॉब लेटर वेरीफाई करवाना है, यहाँ पर आएगा वेलफेयर का बंदा और फिर फील्ड वाले बंदे को देगा। फील्ड में हमारे तकरीबन 6 से 7 बंदे हैं जो कि इसी चीज़ में इन्वॉल्व हैं, उसमें ज़्यादातर अरबिक स्पीकिंग है, लोकल बंदे हैं जिनको हमने इन्वॉल्व किया है, वो जाके ऑर्गेनाइजेशन से, क्योंकि मैनुअली जाके उनको करना पड़ेगा, ऑनलाइन चीज़ें मौजूद होती नहीं है, फिज़िकली जाके उनको वेरीफाई करके उसके बाद फिर आके, ताकि उस बंदे को इन्फॉर्मेशन जो है वो ठीक मिले। काशिफ ज़मीर जो है उन्होंने दुनिया की सबसे महंगी तरीन बिल्डिंग जो रिहाइश है बुर्ज खलीफा में भी प्रॉपर्टी ख़रीद रहे हैं, तो काशिफ ये कितना पैसा कहाँ से आता है आपके पास? आपको नैब कुछ नहीं कहती यार आपके पीछे जरदारी साहब का हाथ है? नहीं, जरदारी साहब तो खुद इस टाइम परेशान है। तो गुल की और काई के बिल्ली की बदवा तो नहीं लगी जो लोग आपके इतने खिलाफ हो गए? इंशाल्लाह वक्त आ जाएगा कि मैं उनको साबित कर दूंगा कि काशिफ ज़मीन ने जो भी काम किया था अपने मुल्क की तरक्की के लिए किया था। अगर मुझे अपने लिए शौक होता तो एंगिन अल्तान से मैं तुर्की में ही मिला आया, तो मुझे पाकिस्तान आने की ज़रूरत नहीं थी। इस बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से हट के एंगिन अल्तान से मेरी एक बहुत अच्छी दोस्ती है। हमारा मुल्क ऐसा है कि इसका पासपोर्ट दुनिया में कहीं भी जाता, जब वो ग्रीन पासपोर्ट देते हैं पाकिस्तान का, वो बंदे को साइड पर लगा देते हैं, उसकी पूरी अच्छी तरह चेकिंग होती है। उस मुल्क में जहाँ पे एंगिन अल्तान का ये कह दिया गया था कि ये पाकिस्तान आ नहीं सकता, उस बंदे को मैं ले आया हूँ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं डेली न्यूज़ स्मार्ट इन्फो, मैं हूं इमरान यूसुफज़ई। दोस्तों आज एक ऐसी शख्सियत से आपकी मुलाकात कराऊंगा जो कि किसी तारीफ की मोहताज नहीं है। टिकटॉक के बाद उनके स्कैंडल्स के पे स्कैंडल आए जो इनकी शोहरत में मज़ीद इजाफा किया। ये शोहरत अच्छी भी थी और बुरी भी थी। कई लोग इनके जो मद्दात थे वो इनसे नाराज़ भी हैं
लेकिन आज हम इनसे कुछ बातें करेंगे जो आप लोग शायद नहीं जानते। ये इन दिनों दुबई में मौजूद हैं। सबसे पहले हम इनसे दुबई के विजिट के बारे में पूछते हैं। काशिफ ज़मीर, वेलकम। और सबसे पहले आपको दुबई में खुशामदीद कहते हैं। माह मुबारक में आप यहाँ पर हैं। कैसा लगता है पाकिस्तान का रमज़ान और यहाँ का रमज़ान? माशाल्लाह, बिल्कुल रमज़ान की खुशी तो एक बहुत बड़ी खुशी है। ये आप दुनिया के जिस मर्ज़ी कोने में चले जाएं तो ये आपकी खुशी वैसी ही रहती है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जब भी आप किसी भी कंट्री में जाएं तो आप अपने ये इस्लाम की इस चीज़ को रोज़ा कभी भी ना छोड़ें किसी भी हाल में। तो बाकी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे अब हम जिस जगह मौजूद हैं यहाँ पर भी इंटरव्यू से पहले हमने देखा कि हम वो क्लिप्स भी चलाएंगे कि लोग आपके साथ सेल्फियाँ लेते हैं। ना सिर्फ पाकिस्तानी लोग बल्कि गैर मुल्की जो है, यहाँ के लोकल जो हैं, वो भी आपके साथ सेल्फियाँ लेते। तो कैसा फील होता है कि जी माशाल्लाह, बहुत खुशी होती है कि अपने लोग मिलते हैं, दूसरे लोग भी मिलते हैं। मेरी कोशिश यही होती है कि मैं जो भी मुझसे चाहे कोई भी बंदा मिले, मैं उसको उसकी मोहब्बत से ज़्यादा उसको मिल सकूं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा से खुशी हुई है और इस दफ़ा तो माशाल्लाह लोग बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे हैं। तो मैं सबका बहुत मशकूर हूँ कि वो मुझे इतना प्यार देते हैं। आप दोस्त जो है देखने वाले उनका ये सोना देखकर हैरान हो जाते होंगे, लेकिन मैं आपको अब ये बात बताऊं कि काशिफ ज़मीर जो है उन्होंने दुनिया की सबसे महंगी तरीन बिल्डिंग जो रिहाइश है बुर्ज खलीफा में भी प्रॉपर्टी ख़रीद रहे हैं। तो काशिफ, ये कितना पैसा कहाँ से आता है आपके पास? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हम बेसिकली टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ हैं हमारी पाकिस्तान में, जैसा कि सबको माशाल्लाह से पता है। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जिसकी मेरे ख्याल में इंडस्ट्रीज़ हैं उसके लिए तो कहीं भी कोई मसला नहीं है कोई भी प्रॉपर्टी ख़रीदना। तो उसी की बेस पे हमने ये प्रॉपर्टी ख़रीदी है। अच्छा, यहाँ से जितने लोग पाकिस्तान से अगर हम 2-3 लाख दिरहम पाकिस्तान भेज दें तो नैब वाले हमारे पीछे पड़ जाते हैं। तो उन्होंने किसी का कोई हाथ, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सबसे ताल्लुकात हैं। तो हमारा जो नैब है माशाल्लाह वो सबके साथ मेरिट करता है। और मेरे ख्याल में नैब इतना भी कोई उसको, मेरे ख्याल में ये नहीं हो सकता वो किसी भी बंदे के पीछे पड़े है। जब आपके पास डॉक्यूमेंटेशन में सारी आप टैक्स पे हैं अपने गवर्नमेंट के FBR को, जब आपकी कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन पूरी है, तो मेरा नहीं ख्याल कि गवर्नमेंट आपको ये चीज़ रोक सकती है कि आप कोई भी चीज़ ये ना लें या कोई भी इदारा आपको ये कहता है कि आप इस चीज़ से मना हो जाए। तो मेरे ख्याल में आपकी जब डॉक्यूमेंटेशन आप टैक्स पे हैं तो आपको मेरे ख्याल में कोई मसला नहीं पूरी दुनिया में। आपको ये ख्याल क्यों है कि आपको बुर्ज खलीफा में अपार्टमेंट खरीदना चाहिए? क्योंकि देखें, जैसा कि आपको पता कि दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग है बुर्ज खलीफा। तो मेरी खुद भी एक ख्वाहिश थी कि मैं इधर एक प्रॉपर्टी अपनी लूँ ली, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि वैसे मैं, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि अब मैं पैसे इन्वेस्ट जो इधर दुबई में करूँ। अच्छा, तो दुबई के बारे में बताएं कि आप यहाँ कुछ नया बिज़नेस शुरू करने वाले हैं, तो उस बारे में लोग जानना चाहते हैं क्योंकि लोग देखते हैं कि पाकिस्तान में तो आप ऑलरेडी फेमस हैं, इतना आपका नाम है और आपका बिज़नेस है जैसा कि आप बता रहे हैं। तो आप दुबई में आप किस तरह का बिज़नेस करना चाहेंगे? यकीनी तौर पर बहुत बड़ी इन्वेस्ट मार्केट है यहाँ, आप कम्पीट कर पाएंगे इस पर? जी देखें, मेरा एक्चुअली मैं अभी लास्ट टाइम टर्की गया था, उधर भी मैंने मरीना में एक अपार्टमेंट लिया। तो अभी मैंने जब ये लिया तो मेरा एक्चुअली प्लान है कि मैं इधर रियल स्टेट की तरफ आऊँ, क्योंकि ये बिज़नेस बहुत अच्छा है। ये बिज़नेस ऐसा है कि आप अपने इन्वेस्ट करने पैसे तो वो उसके कुछ टाइम के बाद पैसे इंक्रीज़ ही होंगे, वो नीचे नहीं आएंगे। लेकिन अभी तो फिलहाल मार्केट कुछ इधर डाउन जा रही है, लेकिन इंशाल्लाह 8 महीने साल तक ये बेहतर हो जाएगा मामला। तो इंशाल्लाह ये मेरे ख्याल में रियल स्टेट का बिज़नेस दुनिया में आप कहीं भी करें वो बहुत अच्छा है। मेरा सवाल नेक्स्ट यही था कि अब मार्केट जो है वो डाउन है और आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो इस तरह का लगता है कि आप मौके की तलाश में रहते हैं जहाँ कुछ डाउन हुआ और आपने हमला कर दिया? जी देखें, एक इंटेलिजेंट बिजनेसमैन की यही निशानी होती है कि जब उसको अपने बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से वो जगह ऐसी ही देखता है। अब देखें, बुर्ज खलीफा में अगर मैंने ये लिया तो उसमें मुझे ये पता है कि कुछ टाइम बाद जो मेरी इन्वेस्टमेंट है वो मुझे फ़ायदा देगी। तो लेकिन क्योंकि मैंने ये सुना था कि वहाँ पे जो कुछ और हमारे हमसाय मुल्क के लोग हैं उनके काफ़ी ज़्यादा, तो मैं ये लोगों को ये बात कहूँगा कि आप इधर दुबई की तरफ आएँ। इधर बड़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट के काफ़ी अच्छे प्लेटफॉर्म्स हैं जिस पे आपको फ़ायदा हो सकता है। ओके, यहाँ के किसी बिजनेस मैन से आपकी मुलाकात हुई है? यहाँ से बहुत बड़े बिजनेसमैन नाम है, बड़ी कंपनियाँ, तो किसी से मुलाकात हुई आपकी अभी तक? जी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी सबसे हो रही है मुलाकात। मैं कोई एक आधा का नाम लूँगा तो बाकी जिनका नाम नहीं लूँगा तो वो बुरा मानेंगे। तो काफ़ी ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह लोग हैं जिनसे मेरी मुलाकात हुई थी, जिन्होंने बड़ा प्यार दिया और उन्होंने मुझे माशाल्लाह पूरा यकीन दहानी कराई कि वो मेरे साथ मेरा ताउन करेंगे जिस तरह भी मुझे उनकी इधर हेल्प की ज़रूरत होगी। तो मेरे लिए यही सबसे बड़ी बात है। ओके, तो इसका मतलब है कि आइंदा हमारी और आपकी मुलाकातें मुसलसल रहेंगी यहाँ? इंशाल्लाह। ओके, पाकिस्तान की तरफ दोबारा वापस जाएंगे। पाकिस्तान में आपने अल्तान अल्तान सॉरी, उनका जो मसला बना था, आपने दावा, मैं उस स्टोरी में जाता क्योंकि वो बहुत दफ़ा रिपीट हो चुकी है, हर दफ़ा लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मुझे जो चीज़ अट्रैक्ट करती है उसमें कि आपने बात की थी उसमें फौरी कि मैं कोशिश करूँगा कि अल्तान को जल्दी पाकिस्तान से वापस लाऊं ताकि वो तमाम चीज़ें क्लियर हो जाएं। लेकिन उसको 3-4 महीने गुजर गए ना, अल्तान वापस आए हैं और जो आपके मुकदमात आई थिंक वो ख़त्म हो चुके हैं। तो क्या है, कुछ मिलाप हो गया इसमें? नहीं देखें, उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि एंगिन अल्तान के साथ जो मेरे मामला है, देखें सबसे पहले ज़रूरी है कि वो एक हमारा गेस्ट है।
हमारे मुल्क में इस टाइम ये हमारी बदकिस्मती समझ लें कि एक हमारा मुल्क ऐसा है कि इसका पासपोर्ट दुनिया में कहीं भी जाता है, जब वो ग्रीन पासपोर्ट देते हैं पाकिस्तान का, वो बंदे को साइड पे लगा देते हैं, उसकी पूरी अच्छी तरह चेकिंग होती है। उस मुल्क में जहाँ पे एंगिन अल्तान का ये कह दिया गया था कि ये पाकिस्तान आ नहीं सकता, उस बंदे को मैं ले आया हूँ। देखिए उन लोगों के अपने कौंसल खाने मौजूद हैं, एम्बेसीज मौजूद हैं, हर चीज़ मौजूद है। वो अगर हम कहीं सिम लेने जाते हैं पाकिस्तान में, हमारी बायोमेट्रिक होती है, डिटेल हमारे सामने आती है, फिर सिम हमारे नाम पे इशू होती है। तो वो कितने बड़ा सेलिब्रिटी अगर पाकिस्तान आ रहा तो उसको हर चीज़ का पता है। तो कुछ मामला ऐसे, क्योंकि हमारे कुछ जो कंपनी ब्रांड थे वो जो ये नहीं चाहते थे ये पाकिस्तान आए, और अगर वो आए तो वो हर बंदे की कोशिश थी मेरे पास आए। तो लेकिन वो जब वो कामयाब नहीं हुए, अल्हम्दुलिल्लाह मैं कामयाब हुआ, तो वो सब मेरे खिलाफ हो गए। अच्छा, आज आप ये बता दें कि एंगन अल्तान से पहली दफ़ा रब्ता कैसे हुआ था? जी, एंगन अल्तान हमारे एक खैर जानने वाले बंदे थे, उनके थ्रू मैंने उनसे कांटेक्ट किया, फिर मैं टर्की गया, उनसे मेरी मुलाकात हुई। फिर हम बड़े देखें, फर्स्ट इंप्रेशन इज़ योर लास्ट इंप्रेशन। मेरी उनसे जो मुलाकात हुई और जिस तरह से मैंने इनके साथ सारे मामला किए, वो बड़े खुश हुए इस बात पे। और इस बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से हट के एंगन अल्तान से मेरी एक बहुत अच्छी दोस्ती है। अच्छा। तो इस वजह से कोई ऐसी बात नहीं हुई। देखें, आज तक उस बंदे की खुद वीडियो बयान कोई भी आज तक कहीं भी नहीं आया। जो भी बातें क्या सर आई हैं, जो भी ये सारे अलग मामला ही, लेकिन उसकी खुद ये, हालांकि उसको अगर वो बंदा मेरी खातिर पाकिस्तान आ सकता है तो उसको एक 2 मिनट की या 1 मिनट की वीडियो बनाने में कोई देर नहीं लगनी थी। लेकिन अभी सूरत हाल मामला इस वजह से इस तरह के हैं कि मैं भी नहीं चाहता कि मेरी कुछ ऐसी जल्दबाजी में उसकी जान को कोई खतरा हो, क्योंकि अगर वो अब दोबारा पाकिस्तान आया तो बड़े लोगों की यही कोशिश होगी कि उसको नुकसान पहुंचाया जाए या कुछ ऐसी हरकत की जाए जिसकी वजह से पाकिस्तान का इमेज और। तो काशिफ, क्या ये बात सच है कि आप फ्यूचर में पॉलिटिक्स की तरफ आएंगे? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल। पाकिस्तान के लिए मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान तरक्की करे। हर बंदे की अपनी अपनी सोच है और एक बंदा वो बड़ा रोल अदा कर सकता है। तो मेरा ख्याल है कि अगर जो मैं पाकिस्तान के अच्छे के लिए सोच रहा हूँ, मुझे उसमें इकदाम उठाना चाहिए, सियासत में आना चाहिए। काशिफ, आप कौन सी पार्टी को आइडलाइज करते हैं? कौन सा कोई पॉलिटिशियन है एज अ पाकिस्तान का, और पूरी दुनिया में ऐसा कोई पॉलिटिशियन है जिसको आप देखेंगे और आप उसको फॉलो करेंगे? नहीं, ऐसा देखें, हर बंदे का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। पॉलिटिक्स के हवाले से अगर देखा जाए तो वो एक अलग बात है। मैं देखें, एक फिज़िकली आपके जो ताल्लुकात हैं वो हर पॉलिटिशियन हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन सियासत के लिहाज से मैं सिर्फ उस बंदे को अच्छा समझता हूँ जो हमारे पाकिस्तान के लिए अच्छा सोचता है, पाकिस्तान की तरक्की के लिए अगर वो सोचता है तो वो बंदा, उसकी वो सियासत ठीक है। बजाय ये सियासत नहीं है कि उसको डिग्रेड किया जाए, उसको सीट से उतारा जाए, उसको अंदर कर दिया जाए, ये नहीं। आप काम वो करें जिससे हमारे मुल्क को फ़ायदा हो, हमारे जो गरीब लोग हैं उनको फ़ायदा मिले। आज देखें हमारे मुल्क में कितनी महंगाई है, ठीक है। मैं एक बात कहना चाहूँगा कि देखें, मैं खान साहब को, मैं भी, ये मेरी बात बुरी भी लगे, लेकिन मैं खान साहब से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि देखें कि इन ये पॉलिटिशियंस को अंदर देने से ये लोग वो है कि मंझे हुए लोग हैं, ये कभी भी अपना पैसा बाहर नहीं निकालेंगे, ठीक है। ना इन्होंने देना है ना इन्होंने मानना है। पहली बात, आप वो काम करें जिससे हमारी आवाम को फ़ायदा मिले। या देखें, अंदर करने से, अगर इन लोगों को अंदर करने से महंगाई तो कंट्रोल नहीं हुई, उस पर देखें कितनी महंगाई बढ़ गई है, लोगों को इतना ज़्यादा मसले हो रहे हैं, लोग इतना ज़्यादा तंग हो रहे हैं। तो आप इन चीज़ों, इन लोगों को छोड़ें। इन लोगों ने जो कर लिया, ये लोग जेलें काटने लोगों, क्योंकि इनमें से काफ़ी जो सियासतदान है, खान साहब, उन लोगों ने पहले बो दे जेलें काट ली, तो अब अगर वो 2-3 साल और भी काट लेंगे उनको फ़र्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ मुल्क का सोचें, इंशाल्लाह मुल्क की तरक्की होगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। काशिफ, वैसे महंगाई की बात आप करें तो अच्छी नहीं लगती, क्योंकि आपने इतना गोल्ड पहना हुआ है, तो अगर आप, लेकिन ये एक पॉइंट, मैं मजाक की बात मैंने की, लेकिन ये फ्यूचर में अच्छे पॉलिटिशियन साबित होंगे, इनके बयान से ऐसा लग रहा है मुझे। लेकिन दूसरे साथ मैं ये बात भी कहूँ, काशिफ के इस मामले में जो तस्वीर इनकी खुशी की गई है मीडिया पे और सोशल मीडिया पे और यूट्यूब पे, तो यकीन करें जब आप इनसे मिलेंगे इन पर्सनली तो आप बिल्कुल एक चेंज काशिफ आपको मिलेगा। तो काशिफ, ये क्या वजह है, आपके लोग इतने खिलाफ क्यों हो गए? क्या वजह क्या है? खिलाफ इसलिए हो गए कि मैं उस बंदे को पाकिस्तान में ले गया हूँ, जिसको देखिए इसकी वीडियोस में मौजूद है। हमारे पीएम साहब ने बुलाया, वो बंदा नहीं आया। हमारे बड़े बड़े ब्रांड्स ने उसको बुलाने की कोशिश की, वो बंदा नहीं आया। उसको अगर मैं ले आया तो वो बात वही है कि देखें कि खुद तरक्की करनी नहीं, अगले को करनी देनी नहीं। ये वो सिस्टम है कि मैं जब उसको ले आया, लोगों से बर्दाश्त नहीं हुआ, वो खुद तो सामने नहीं आए, तो उन्होंने देखें जो हमारे कुछ लोग हैं उन लोगों को आगे कर दिया जी कि आप इसको गंदा करें। अब अगर कुछ लोग मुझे बुरा भी कहते तो मुझे उनसे गिला नहीं है। क्यों? क्योंकि मुझे रिप्रेजेंट एक इस तरह से किया गया। वो लोग हालांकि पर्सनली मुझे कभी मिले नहीं, तो अगर वो मेरे बारे में जो एक मीडिया पे देख के कोई बात कह रहे हैं तो मेरे ख्याल में उनकी गलती नहीं है। लेकिन वक्त सबसे बड़ी चीज़ है, ये सब कुछ साबित कर देगा। और इंशाल्लाह अगर आज मुझे कुछ लोग, लेकिन मुझे लगता है अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अल्लाह ने पहले से ज़्यादा इज्जत दी, लोग पहले से ज़्यादा प्यार करते हैं। लेकिन अगर जो कुछ 1-2-3% लोग मुझे गलत कह भी रहे हैं, इंशाल्लाह वक्त आ जाएगा कि मैं उनको साबित कर दूंगा कि काशिफ ज़मीन ने जो भी काम किया था अपने मुल्क की तरक्की के लिए किया था। अगर मुझे अपने लिए शौक़ होता तो एंगिन अल्तान से मैं तुर्की में ही मिला आया, तो मुझे पाकिस्तान लाने की ज़रूरत नहीं थी।
काशिफ, जैसे आप आपकी बिज़नेस की तरफ आते हैं, क्योंकि एंगन अल्तान जो इतना डिस्कस हो चुका है कि हम नहीं चाहते कि हम दोबारा वही चीज़ें रिपीट करें, तो देखने वालों को बोरियत भी फील होगी। आप अभी दुबई में मौजूद हैं और दुबई में बिज़नेस कर रहे हैं या स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप क्या, आपने जैसे बताया कि रियल स्टेट में आप कर रहे हैं, तो आपकी क्या प्लानिंग्स है दुबई के लोग? क्या आप दुबई में ही रुक जाएंगे या दुबई से आगे बढ़ेंगे? और साथ एक सवाल ये भी कि दुबई मार्केट जो बहुत बड़ी है, यहाँ पर 200 के करीब नेशनलिटीज़ जो यहाँ पर रहती हैं, तो 200 करीब का मतलब है कि एक पूरी दुनिया आबाद है, तो आप नई दुनिया में अपना फ्यूचर ग्रो करने जा रहे हैं, तो क्या समझते हैं, क्या प्लानिंग है? नहीं, देखिए मेरे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी पाकिस्तान में, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में बिज़नेस है। मैं जैसे ही अभी आपको बताऊंगा कि मैंने अगर इधर भी अभी प्रॉपर्टी ली है, तो मैंने वो सबसे पहली बार मैंने बुर्ज खलीफा में जो अपार्टमेंट लिया वो मैंने अपने लिए लिया, ठीक है। तो मैं अगर सबसे यही कहना चाहूँगा कि सबसे पहले इन्वेस्ट आप अपने पाकिस्तान में करें, पाकिस्तान की मईशत में इसको फ़ायदा होगा। उसके बाद अगर आपको कोई लगता है कि आपको किसी और कंट्री में लगाना चाहिए, अगर आपका एक्स्ट्रा पैसा है तो वो आप बेशक लगा लें, लेकिन पहली प्रायोरिटी पे पाकिस्तान को अहमियत दें, उधर पैसा लगाएं, ताकि लोगों को, जितना आप पैसा लगाएंगे लोगों को रोज़गार के मौके उतने ज़्यादा मिलेंगे। अच्छा, आप अपनी ड्रेसिंग के बारे में बताएं, आप अपने ही ब्रांड्स पहनते हैं, आप जो अपनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसके बारे में कुछ बताएं। आपका ब्रांड जो है वो पाकिस्तान में लॉन्च होगा, और क्या आप इस टेक्सटाइल, क्योंकि पाकिस्तान के बाद दुबई वो वाहिद इंडस्ट्री है जो कि पाकिस्तानी ड्रेसिंग, पाकिस्तानी कल्चर यहाँ पर बहुत प्रवान चढ़ता है और दूसरे लोग भी इसको पसंद करते हैं, तो क्या आप उसको अपनी ब्रांड को यहाँ पर भी लेके आएंगे? नहीं जी, मैं अपने मुल्क में इंशाल्लाह करूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुल्क में लोग ऐसे हैं कि अगर उनको अच्छी चीज़ दी जाए लोग वो इस्तेमाल करते हैं। और मेरे ब्रांड में सबसे बड़ी बात यह है कि मैं एक उतने ही पैसे में, जितने में आपको एक चीज़ जो है, ये नहीं कि 10,000 वाली चीज़ और होगी और 1000 रुपये वाली चीज़ वो होगी, हम वही मटेरियल दे रहे हैं कि जिसमें एक आम आदमी के लिए आसान भी हो, वो अच्छा ब्रांडेड चीज़ पहने। ये मैं चीज़ें अपने ब्रांड के ज़रिए लॉन्च कर रहा हूँ। काशिफ, आपने जो अंगूठियाँ पहनी हुई है काई कबीले की, तो ये अर्तुगरुल की और काई कबीले की बदवा तो नहीं लगी जो लोग आपके इतने खिलाफ हो गए? देखें, अभी मैं आपको एक बात बताता हूँ कि जब इंसान ऊपर जाता है तो उसको मुश्किलात ज़रूर आती हैं। देखें, हम तो चीज़ ही कुछ नहीं, हमारे नबी पैगंबरों में इतना बुरा टाइम देखा, ठीक है। तो मेरे ख्याल में हम एक मुसलमान हैं, हमारे अंदर ये सब्र होना चाहिए कि अल्लाह ताला अगर आपको इज़्ज़त दे रहा है तो हमें ये सब्र भी होना चाहिए कि अगर आपके मुखालफिन खड़े होंगे या आपसे हसद करने वाले लोग खड़े होंगे तो आपने उनका मुकाबला करना, ना कि डर के बैठना। काशिफ, क्योंकि इन्हें जो पाकिस्तान आए और वो इतना कंट्रोवर्सी बन गई कि लोग उस इशू को डिस्कस करने के बजाय उनको विजिट को डिस्कस करने वाले बहुत सी और चीज़ें डिस्कस करने लग पड़े, आप पर पर्सनल अटैक शुरू हो गए। आप एंगन अल्तान जो है, जो अर्तुगरुल का किरदार अदा किया था, उनके बारे में कुछ चीज़ें बताएं कि वो कैसी पर्सनैलिटी है, कैसे लोग हैं, वो पाकिस्तान के बारे में क्या सोच रखते हैं? देखें, जो एंगन अल्तान बेसिकली वो खुद बहुत अच्छा इंसान है, लेकिन तुर्कियों की मैं आपको बात बताऊँ कि उन लोगों में जो मैंने चीज़ फील की है कि वो चाहे एक छोटी सी भी चीज़ है ना, वो उसकी पूरी गहराई में जाते हैं। ये उन लोगों में, अगर आप किसी के साथ हो, किसी टर्किश के, पहली बात है वो मिलेगा नहीं। अगर वो मिलेगा, आपके साथ बैठेगा, इवन कि वो एक चाय का कप भी पिएगा ना, तो वो आपके सामने बैठे बैठे आपके पाकिस्तान में जो उसके कुछ जाने वाले लोग होंगे वो उनसे पूछेगा कि ये बंदा कौन है, ये कैसा है, इस बारे में वो पूरी इन्फॉर्मेशन लेता है, फिर वो आपके साथ नेक्स्ट चलता है। तो इस लिहाज से मैं यही कहूँगा कि जितना मैंने कोशिश की थी पाकिस्तान का इमेज अच्छा हो, हमारे अपने लोगों ने देखे मुझे गिराने के लिए उन्होंने किया। देखें, भी मेरी बात सुने, मेरा आज क्या गया, कुछ भी नहीं, ठीक है, लेकिन एक इमेज पाकिस्तान ख़राब हुआ। आज एंगन अल्तान यही बात वो कहता है कि देखो मैं तुम्हारे मुल्क में तुम्हारे लिए आया, तुम्हारी अवाम के लिए आया, उन लोगों से मिलने आया, और तुम्हारी अपनी अवाम ने तुम्हारे साथ क्या किया, मैं तो एक बहुत दूर की बात हूँ। तो मैं प्लीज़ ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि ऐसे काम मत करें कि हमारे पाकिस्तान का जो है एक लेवल नीचे है। आज तक एंगन अल्तान ने कोई वीडियो बयान खुद से नहीं दिया। अगर वो बंदा खुद आ सकता है तो उसको 1 मिनट लगेगा वो खुद अपने मुंह से बोल दे, लेकिन जितना ये जिस तरह से मुझे डिग्रेड किया गया, मैं तो यही कहूँगा कि अभी भी अगर हमें अल्लाह हिदायत दे दे तो हमारा पाकिस्तान मुल्क कैसा है जिधर हर बंदा आ सकता है। लोग आज हमारे मुल्क में आने से डरते हैं, क्यों? अब ये जो काम हो गया, अब लोग और ज़्यादा डर गए हैं, वो पाकिस्तान नहीं आना चाहते इंटरनेशनल लेवल के लोग। क्यों? कि जो होस्ट करता है उसको ही परेशानियाँ फेस करनी पड़ जाती हैं। और मुझ पर अगर केसेस की बात की जाए, हर देखें जो भी एक बिजनेसमैन बंदा है, कोई भी काफ़ी हर दूसरे बंदे के कोई ना कोई मामला होते हैं, इनका एंगन अल्तान से क्या लेना देना? शायद इतना तो मेरे लोगों को भी ना पता होगा जितना शायद एंगन अल्तान मेरे बारे में जानता हो, तो इसके बावजूद क्यों आ गया फिर? जी दोस्तों, आज आपने हमारी गुफ्तगू देखी काशिफ ज़मीर के साथ। यकीनी तौर पर बहुत से ऐसे सवाल जो आपके जहनों में भी थे, हमने पूछने की कोशिश की। और काशिफ के बारे में जैसे मैंने पहले बता चुका हूँ, लगी लिपटी बात नहीं करते, जो खुले सवाल थे हमने उनके सामने रखे और उन्होंने तमाम सवालों के बड़े तसल्ली से जवाब दिए, और ये एक सच्चे बंदे की निशानी है। बाकी इंटरव्यू आप देखें और आप अपने राय का इजहार कीजिएगा। अब तक के लिए हमारी इजाज़त दीजिए। काशिफ साहब, एक बार बहुत शुक्रिया। तो उसकी गिरफ्तारी के बाद मुझे वीडियोज़ आ रही हैं उसकी ना, लोग मुझे भेज रहे हैं काशिफ ज़मीर 2। चोरी साहब, तुम भी हस पे उस गल ते थोड़े वाला गोल्ड असली है या बाज करोड़े तो नहीं मर चढ़ गए? नहीं, ये साडा तो अल्हम्दुलिल्लाह असली है। गोल्ड पहना हुआ है, आप बताएंगे कितनी मालियत का है?
ये है तकरीबन आप कह लें 1 kg प्लस है। आपने इतना गोल्ड पहना तो क्या भाभी को कितना गोल्ड दिया होगा आपने? जी माशाल्लाह मेरे से प्लस ही है उनका। जी सॉन्ग हम अभी करने जा रहे हैं ये नेक्स्ट मंथ में, तो इंशाल्लाह उसमें एज ए मॉडल में आऊँगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान यूसुफजई और आप देख रहे हैं डेली न्यूज़ स्मार्ट इन्फो। इस वक्त मौजूद है चौधरी अब्बास साहब। इनसे पूछते हैं कि एक तो इन्होंने गोल्ड क्यों पहना है, किससे मुतासिर होकर पहना है, और दूसरा काशिफ चौधरी की गिरफ्तारी के बाद इनके क्या रिएक्शन है। गोल्ड एक्चुअली एक शौक बन गया आस्ता आस्ता। पहले थोड़ा पहनते थे, दोस्तों ने कहा आपको सूट करता है, तो आपकी पर्सनैलिटी को सूट करता है, इसलिए फिर मैंने ज़्यादा पहनना शुरू कर दिया। और काशिफ के बारे में मैं यही कहूँगा कि देखिए जो पाकिस्तानी है उनको इमेज डैमेज हुआ है। एक तो तुर्की वाला जो एक्टर था उसको बुला के, इससे हमारे पाकिस्तानियों की बहुत जो है ना इंसल्ट हुई है। तो ये नकली गोल्ड जो है इंसान खुद पहन के खुद ही सेटिस्फैक्शन फील नहीं करता। तो जो चीज़ असली है वो असली है। तो चोरी साहब तुसी भी हंस पे उस गल ते ये तुहाड़े वाला गोल्ड असली है या बाज करोले तो नहीं बन जाणगे? नहीं, ये साडा तो अल्हम्दुलिल्लाह असली है। तो इंशाल्लाह जरा सुनियारे दे नाल बैठ के करांगे कोई इंटरव्यू इंशाल्लाह। चलो चोरी साहब ने चैलेंज किया कि तुसी आओ ते सुनहरे दे सामने बैठ के गोल्ड चेक भी करावांगे। ਉਹ ਤੇ चलो साढ़े दोस्त बाकी इंशाल्लाह ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ गल फिर उर्दू वाले पासे लैके आने हैं। जनाब जो ये आपने गोल्ड पहना हुआ है, आप बताएंगे कितनी मालियत का है? ये है तकरीबन आप कह लें 1 kg प्लस है। अच्छा, उसका रेट के मुताबिक जो है। अच्छा आपने बताया नहीं कि आपने किससे इंस्पायर होकर ये चीज़ पहनी है, आपको खुद ही कुछ शौक आया? नहीं, इंस्पायर किसी से भी नहीं। पहले मैं पहनता था, कम पहनता था, फिर लोगों ने कहा कि आपको ये सूट करता है, आपकी पर्सनैलिटी को सूट करता है, दोस्तों ने कहा कि आप पहना करो, तो फिर मैं ज़्यादा पहनना शुरू किया इस वजह से। अच्छा, सिर्फ ये बाहर ही पहनते हैं या पाकिस्तान भी कभी जाना होता है तो पाकिस्तान ही पहनते हैं? क्योंकि पाकिस्तान में तो हालात बड़े इतने अच्छे नहीं है कि सोना पहन के बंदा घूम सके ईजिली। वहाँ पे जो है ना गन मैन वगैरह गार्ड वगैरह साथ होते हैं, तो क्योंकि सिक्योरिटी का इशू है। यहाँ पे तो कोई सिक्योरिटी का नहीं है इशू, तो इसलिए बस। तो इसका मतलब ये कि इतना एक्सपेंसिव ये शौक है कि ये वहाँ पर जाके फिर सिक्योरिटी भी साथ रखते हैं और फिर लेकर घूमते हैं, लेकिन कहते हैं कि शौक का कोई मुल नहीं। तो शोई साहब, अगर आपसे एक ज़ाती नौयत का सवाल पूछा जाए, आपकी शादी हुई है, आपने इतना गोल्ड पहना, तो क्या भाभी को कितना गोल्ड दिया होगा आपने? जी माशाल्लाह मेरे से प्लस ही है उनका। तो आपकी अपनी ज़िंदगी के बारे में बताएं। आप यहाँ पर यूएई में कितने अरसे से मुकीम हैं, क्या बिज़नेस कर रहे हैं यहाँ पे? जी मैं यहाँ पे तकरीबन 17-18 साल हो गए हैं और वेस्ट मैनेजमेंट का हमारा काम है। 2 ब्रांचेज़ हैं हमारी, तो अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्लाह का। तो और पूरी दुनिया में जैसे लोग आते हैं आपको, आप तो माशाल्लाह एक पूरी पर्सनैलिटी, जैसे आपके ड्रेसिंग को पूरा देखा जाए तो आपने हर चीज़ मतलब कलर मैचिंग के हिसाब से की। जब ट्राउज़र आपका देखें, शूज़ देखें, तो क्या ये आपको मॉडलिंग वगैरह का भी शौक़ है या आपको कोई ऑफ़र आई है? नहीं, मॉडलिंग का शौक़ नहीं है। अभी एक गाना हम करने जा रहे हैं, सॉन्ग जो है खुद का जो है ना प्रोडक्शन करने जा रहे हैं। तो ड्रेसिंग का लोग कहते हैं आपकी ड्रेसिंग बहुत अच्छी है, कमेंट्स बहुत आते हैं। आप जो चीज़ पहनते हैं, ब्रांडेड पहनते हैं, मैचिंग पहनते हैं, तो कमेंट्स अच्छे कमेंट्स आते रहते हैं ड्रेसिंग के बारे में। तो सॉन्ग क्या आपका अपना आ रहा है? जी सॉन्ग हम अभी करने जा रहे हैं ये नेक्स्ट मंथ में, तो इंशाल्लाह उसमें एज ए मॉडल में आऊँगा। तो कुछ सिंगिंग वगैरह का शौक़ है आपको? नहीं, सिंगिंग का नहीं है, सिंगर हम पाकिस्तान से लेंगे। नहीं, मेरा मतलब ये कि आपको है कुछ शौक़ गाने का? नहीं, मुझे नहीं है। तो मॉडलिंग में इंशाल्लाह गाने में मैं एज ए मॉडल हूँगा। अच्छा, तो इसका मतलब है आइंदा आपको स्क्रीन पे देखते रहेंगे हम लोग? जी इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ में हम शूट करने जा रहे हैं अपना सॉन्ग। क्योंकि दुबई में जिस वक्त जगह हम मौजूद हैं यहाँ पर तो काफ़ी मतलब फिल्म्स और मूवीज़ वगैरह के लोग काफ़ी आते जाते रहते हैं, तो किसी से मुलाकात हुई आपकी अभी तक? जी एक्चुअली मैं स्क्रीन पे नहीं था पहले, तो अभी थोड़ा सा शौक हुआ है। दोस्त वगैरह कहते थे मिलने का, तो इंशाल्लाह भी हम स्क्रीन पे नज़र आएंगे। अच्छा, हम वापस चौधरी काशिफ के इशू की तरफ दोबारा लेके जाएंगे। जब आपने चौधरी काशिफ को पहली दफ़ा देखा था, क्या जहन में आता था? जब आपने फिर उसको देखा कि वो गिरफ़्तार हो गया, फिर आपके जहन में क्या चीज़ आई? मेरी मुलाकात भी हुई थी उससे, लेकिन बातों से इंसान का पता लग जाता है। तो एक मुलाकात हुई थी मेरी, तो उसकी गिरफ़्तारी के बाद मुझे वीडियोज़ आ रही हैं उसकी ना, लोग मुझे भेज रहे हैं काशिफ ज़मीर 2 इस तरह का। अच्छा, तो कैसा लगता है काशिफ ज़मीर 2? आप ये क्लियर करें कि आप काशिफ ज़मीर 2 नहीं है, और ये अनकरीब ये क्लियर करने जा भी रहे हैं, कह रहे हैं कि गोल्ड शॉप में। तो मेरा ख्याल है वैसे ज़रूरी है बन गया अब ये शो करना। और इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जो है इंटरव्यू गोल्ड सूक में करेंगे इंशाल्लाह, किसी सुनियारे के साथ, तो वहाँ पे गोल्ड चेक भी हो जाएगा। ये ज़रूरी हो गया अब। मतलब काशिफ ने वक्ता डाल दिया आपको? हाँ जी, ये अभी बहुत ज़रूरी हो गया है। काफ़ी लोग जो है ना
काशिफ ज़मीर 2 कह रहे हैं मुझे। तो नहीं, कितना मतलब महंगा शौक है, आप जो लोग इसको फॉलो करना चाहते हैं, और जो लोग ये भी हैं, जैसे कि काशिफ से ये बात ज़ाहिर हो गई है कि लोग गोल्ड जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकते तो वो दूसरा पहन लेते हैं, लेकिन काशिफ के मामले में तो किस्सा ही दूसरा था ना। वो तो ये चीज़ यूज़ करता था नेगेटिवली और दूसरे गलत काम को, उसके ऊपर कितने केसेस फ्रॉड के बने हुए हैं, कई लोगों को उसने चेक जो दिए हुए हैं, इवन के वर्ल्ड स्टार जो फेमस एक्टर है उसको उसने चेक दिए और बोन्स भी हो गए। इस बारे में क्या कहते हैं? मैं देखिए ये काफ़ी महंगा शौक है, हम जाते हैं गोल्ड शौक में, कोई चीज़ पसंद आ जाए मैं ले लेता हूँ। देखिए शौक है, जैसे ये रिंग मैंने खुद बनवाई है, इस पर गोल्ड का बिस्किट लगवाया है, रिंग लेके उसको ये सारे जो है गोल्ड के बिस्किट लगवाए हैं, ये भी गोल्ड का बिस्किट, मतलब मुख्तलिफ है शौक ना, अपना तैयार करवाता हूँ मैं जो ना, जो चीज़ पसंद आ जाए। बंदे देखे हैं जिन्होंने आपसे ज़्यादा गोल्ड पहना हो? नहीं, यहाँ पे दुबई में तो अभी नहीं मेरी हुई मुलाकात किसी से। तो एक शेर खान है भाई, उनको मैंने टिकटॉक पे देखा है। अच्छा, इंशाल्लाह मुलाकात भी करेंगे उनसे कभी। क्या मैसेज देंगे आप नौजवानों को? नौजवानों को यही है कि अपना मेहनत करनी चाहिए, ठीक है, पाकिस्तान में अपनी कम्युनिटी को सपोर्ट करना चाहिए। तो जैसा कि काशिफ का मामला है, इस तरह नाम ख़राब होता है, हमारे पाकिस्तानियों का नाम ख़राब होता है। जैसे कभी कोई ऐसा देखते हैं हम तो दिली दुख होता है कि देखिए हमारे पाकिस्तान का नाम, फिर हर बंदे को उसी नज़र से लोग देखते हैं। इससे ये चीज़ भी सामने आती है कि हम लोग जो है ना वो शॉर्टकट के तरीके में फेमस होने के लिए, तो बाद में जो हमारी बदनामी का बायस बनता है और हमारे मतलब आबा अजदाद जो फैमिली है उसकी बदनामी के लिए ज़्यादा बायस बनता है। इस बारे में कुछ? जी बिल्कुल, ये फैमिली का सबसे पहले तो पाकिस्तानी का आ जाता है ना, उसके बाद फैमिली जो सब फिर जो है ना हर्ट होता है। तो नहीं करना चाहिए शॉर्टकट के चक्कर में, मेहनत करनी चाहिए, तो बस यही। लेकिन मेरी भी काशिफ ज़मीर से मुलाकात हुई रमज़ान में, आप कहते हैं आपकी भी हुई है, लेकिन काशिफ ज़मीर में एक तो घुर है, फ़न है कि वो नकली सुलह पहन के भी इंगन अंताल जैसे बलते को पाकिस्तान ले आया। तो ये किस बारे में क्या कहेंगे कि कुछ शायद कुछ सच्चाई तो होगी उसमें भी, अगर हम तस्वीर का एक रुख देख रहे हैं तो शायद दूसरा रुख भी हो, क्योंकि जैसे एक बंदा इतने दावे करता है, इतने करता है, फिर वो ये इल्ज़ाम भी लगाता था कि मीडिया जो है उसके ख़िलाफ़ था और मीडिया जो है उसका ट्रायल कर रहा था। इस बारे में क्या कहते हैं आप? क्योंकि आपकी मुलाकात हुई है तो मैं सिर्फ आपकी राय चाह रहा हूँ उनके बारे में। नहीं, इसमें देखें हो भी सकता है कुछ गोल्ड असली हो। देखें इसको जो है ना फ़न नहीं बोलते, इसको नुसरबाजी बोलते हैं। तो इसमें कुछ हकीकत हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। देखिए आपने गोल्ड पहनना है, किसी ने चेक थोड़ी करना है, या किसी के पास सेंसर थोड़ी है उसने चेक करना है, तो इसलिए वो इस में कामयाब हो गया नकली पहन के तो कैमरे के सामने। तो जैसा कि हम जाएंगे इंशाल्लाह। वही मैं कहने वाला था, लगे अभी काशिफ ज़मीर ने एक वो थर्मामीटर लगा दिया है कि जो लोग आप गोल्ड पहनेंगे उनका चेक भी होगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, चेक होना चाहिए बल्कि, ताकि ऐसे जो नौसरबाज हैं वो मार्केट में ना आए। देखिए मैं यहाँ पे ना एज ए चैलेंज भी इसको ले लें कि मैं जिस बंदे को भी आके चेक करना है मेरा गोल्ड चेक कर सकता है। तो हम सुनियारे के पास जाके भी करेंगे इंटरव्यू। तो ये मेरा खुला चैलेंज है, किसी को भी मिलना है आके चेक करना है, कोई भी थर्मामीटर लेके आना है आके कर सकता है। एक बहुत बड़ा चैलेंज दे दिया जी। इसी चैलेंज के साथ हम आप लोगों पर छोड़ते हैं कि आप लोग में से कोई ऐसा है कि वो समझता है कि ये चीज़ गलत है या ठीक है, और जो भी है आप लोग सामने आएँ। और चौधरी साहब का बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आप देख रहे हैं डेली न्यूज़ स्मार्ट इन्फो, मैं हूं इमरान यूसुफजई। आपने बहुत सारे फैशन शोज़ देखे होंगे, लेकिन आज का जो फैशन शो है वो किस लिहाज से मुख्तलिफ है ये हम आपको आगे चल के बताएंगे।
देख रहे हो जन्नत फैशन शो, ये पहली बार हुआ सिलेक्शन था। इंशाल्लाह आप लोगों को एक बड़ा शो नज़र आएगा इन करीब। ये तो हम लोग का सिर्फ ये 15 महीने से कोई शो किसी ने नहीं किया था, लेकिन इतना सक्सेसफुल किया और इतना लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं और आप लोग को इंशाल्लाह बड़े से बड़ी इवेंट नज़र आएंगे इसी वर्ल्ड बिगेस्ट डाओ। मैं जितना भी शुक्रिया अदा करूँ वो कम है, क्योंकि शुरू से मेरे साथ इसने स्टैंड लिया हुआ है। पिछले 15 महीने से इसने कितने सारे इवेंट किए। इसके बगैर मैं इंशाल्लाह कि एवरी मंथ आप लोग को न्यू थिंग्स नजर आएंगे। This is something very big. Of course, there are so many successful models out there, but then जो लोग नए होते हैं मार्केट में उनको लेके आना साथ और उनको साथ लेके चलना, this is something very big. It's a great thing to encourage the new talent, and I really thank you so much for even inviting me myself, and it's such an honor to be here with Jannat Tours and all the media. मौजूद है मिस्टर दुबई उमर जो इनका नाम से पूछेंगे कि बेसिकली ये आइडिया क्या था, किस तरह इन्होंने ये इसके ज़हन में आया। और जैसे कि हम बताएं कि जन्नत इवेंट्स जो है वो भी मुख्तलिफ किस्म के क्रिकेट का इवेंट रखा था डेजर्ट के अंदर, और इस दफ़ा इन्होंने बोट के अंदर मॉडलिंग का शो रखा हुआ है। तो ये ज़हन में कैसे ये नई चीज़ें आती हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका डेली न्यूज़ का कि आप लोगों ने हमें टाइम दिया। उसके बाद मैं आप सबको ये बताना चाहूँगा कि सब लोग ऐसे फैशन शो जो है ऑर्गेनाइज़ करते हैं। मैंने सोचा कोई नया करता हूँ, और वो लाइक क्रूज़ में, और मैं अभी इसको और आगे बढ़ाना है। ये तो सिर्फ ओपनिंग सेरेमनी है। इंशाल्लाह जो आगे मैंने दिसंबर में अनाउंस करना है तो वो हमारी जो होगी ग्रैंड शो होगी। बल्कि ये है कि मेरा डिफरेंट मैं आइडिया लेके आता हूँ, लेकिन फ़िलहाल अभी मेरा पूरा फोकस जो है ये फैशन शो पे है, जो हम इंशाल्लाह ये क्रूज़ में करेंगे। जी, इस वक्त हमारे साथ आयशा मौजूद है जो कि इस इवेंट की मेन ऑर्गेनाइज़र भी और सपोर्ट कर रही है मिस्टर दुबई को इस इवेंट को कामयाब बनाने के लिए। तो आइए आयशा से बात करते हैं। आयशा बताइए कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अच्छा, ये बताइए कि इस इवेंट को आप किस नज़र से देखती हैं? दुबई में बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, लेकिन ये इवेंट उनसे किस तरह मुख्तलिफ है? एक्चुअली दिस इज़ समथिंग न्यू। ये कॉन्सेप्ट मैंने बहुत सारे इवेंट्स देखे हैं, बट ये पहली बार देखा कि इट्स गोइंग टू बी अ मॉडेस्ट शो लाइक तहजीब में। यास्मीन अख्तर साहिबा मौजूद हैं जो कि इस इवेंट में मेन सपोर्टिंग रोल अदा कर रही हैं, मिस्टर दुबई को सपोर्ट कर रही हैं। आइए इनसे पूछे, इन्होंने हमें पता चला कि इन्होंने जितनी मॉडल्स हैं ऑर्गेनाइज करने में और अरेंज करने में इनका बहुत बड़ा हाथ है। यास्मीन जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। तो किस तरह इस इवेंट को देख रही हैं आप? एक्चुअली कुछ दिन पहले मेरा मुलाकात मिस्टर दुबई से हुआ था एक जगह, तो उनके सामने मैंने एक कॉन्सेप्ट रखा था मॉडेस्ट शो। तो हमारी इस इवेंट की मेन कॉन्सेप्ट है मॉडेस्ट शो। हमारी फैशन शो होगी इंशाल्लाह इन फ्यूचर, वी आर प्लानिंग, पर वो हमारे मॉडेस्ट तरीके से होगी। कैन यू सी मैंने जो ड्रेस पहना है, तो समथिंग लाइक वी कैन हम फैशन कर सकते हैं। Exactly. तो अगर हम अपने टैलेंट को हम अच्छे से प्रॉपर ड्रेस में भी हम दिखा सकते हैं। बताइए इसमें कितने कंट्रीज़ की मॉडल्स हैं और कितनी मॉडल्स पार्टिसिपेट कर रही हैं? इसमें ऑलमोस्ट हम 20 to 21 मॉडल हैं, इंक्लूडिंग बॉयज़ एंड गर्ल्स। और बॉयज़ सब पाकिस्तान से हैं, और जो मॉडल्स है वो इंडिया की भी है, पाकिस्तान की भी है, और फिलीपींस की भी है, कजाकिस्तान की भी है, और इस तरीके से डिफरेंट नेशनलिटीज़। और स्पेशली जन्नत भाई, जो मैं कोई भी इवेंट करता हूँ मुझे कहते हैं कि आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, और इंशाल्लाह इससे और बड़े बड़े इवेंट हम करने वाले हैं बहुत जल्द। ये तो जो अभी हमारा ओपनिंग सेरेमनी था फैशन शो का, जन्नत फैशन शो, इंशाल्लाह अभी जो बड़ा मैं इवेंट करने वाला हूँ, जो सब पूरी दुनिया से लोगों को मैं इन्वाइट करना चाहूँगा, वो होगा इंशाल्लाह अक्टूबर में। तो बहुत जल्द इंशाल्लाह उसमें और भी नए स्टार, जो मैं चाहता हूँ कि नए जो लड़के हैं उसको मैं सपोर्ट करके आगे लेके आना है, जन्नत भाई के सपोर्ट में। ज़बरदस्त फैशन शो था, और जो डिफरेंस था वो ये था कि क्रूज़ में थी, और सबसे डिफरेंट जब पानी में जहाज़ जाती है तो उसको में बहुत मुश्किल होता है वो करना और वगैरह। तो उसमें बहुत ही अच्छे सब लोगों ने वो किया, और बहुत ही प्यारे मॉडल्स थे और ड्रेसेस थे।
आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में शानदार कामयाबी को सेलिब्रेट करने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यूनाइटेड की जानिब से दुबई की इंटरनेशनल सिटी में खूबसूरत तकरीब का एहतमाम किया गया। मुकर्रीन ने कश्मीर इलेक्शन की कामयाबी को वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान की कायदाना सलाहियत और कश्मीर काज पर उनके वाजिया दो टोक दिलरना मौक़िफ़ को करार दिया। तकरीब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यूई और कश्मीर के उहदेदारान का कहना था, कश्मीर के कईयूर अवाम ने झूठे दावे और नारे करने वालों को मुस्तरद करते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया है। तहरीक इंसाफ यूएई की जानिब से मुतालबा किया गया कि तहरीक इंसाफ की नई हुकूमत को रिवायती सियासत का खात्मा करते हुए आज़ाद कश्मीर को तरक्की की राह पर गामजन करते हुए वोट का हक अदा करना होगा। तकरीब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यूनाइटेड में शामिल होने वाले नए अफराद ने पार्टी अहदेदारान पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। पीटीआई यूएई पाकिस्तान में पीटीआई की जीत को कश्मीर के अंदर सियालकोट में और बाकी हलकों में उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं आज, लेकिन उसी के साथ साथ हम उम्मीद रखते हैं कि इन तवक्कुआत पे पार्टी पूरा उतरे। बहैसियत ओवरसीज़ पाकिस्तानी हमारी ज़िम्मेदारी है कि हमारी एफिलिएशन पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के साथ हो रादर देन पार्टीज़ के साथ। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि अब एक काउंटडाउन शुरू हो गया है, अब हमारी पार्टी को डिलीवर करना है, उन लोगों के तमाम वादों को पूरा करना है जो उन्होंने आवाम के साथ किया। खान साहब ने इंटरनेशनल फोरम में और लोकल फोरम में पाकिस्तान के अंदर भी हमेशा कश्मीरियों की फलाह बहबूद की बात की और कश्मीरियों के हक़ खुद इरादे दही की बात की है। उन्होंने कहीं पर ये नहीं कहा कि कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए। उन्होंने हमेशा यही कहा कि कश्मीरियों के पास ये पूरा राइट होना चाहिए। और साथ ही साथ देखें, अगर अवाम एक मैसेज अपने लीडर का बाय कर रही है तो उसके पीछे कोई ना कोई वजह तो है। इमरान खान जितने कश्मीर के और पाकिस्तानियों के मामले में या पाकिस्तान के मामले में जितने मुखलिस हैं, ये तो पूरी दुनिया जानती है। जी, आज़ाद कश्मीर की हालिया जो इंतखाबात में हमें कामयाबी मिली है, वो कश्मीरी अवाम का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और ख़ुसूसी तौर पे इमरान खान की क़यादत पे एतमाद का इजहार है। और वो तहरीक जो तहरीक इंसाफ की क़यादत में इमरान खान ने पूरी दुनिया में कश्मीर का जो केस है वो लड़ा है, उसकी इंडोर्समेंट है। हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान को कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बाद एक बहुत बड़ी क़यादत मिली है इमरान खान की क़यादत में, कि जिसकी आवाज़ को वो बैरूनी दुनिया में भी सुना जाता है और संजीदगी से लिया जाता है। ऑब्वियसली जिस तरह से पूरा पाकिस्तान इस बात का मुंतज़िर था कि एक ऐसा लीडर हमें मिले जो करप्शन से पूरे मुल्क को साफ़ कर दे और वो मुल्क में इंसाफ लेकर आए, तो कश्मीरी भी इस बात का मुंतज़िर थे और इस बात का उन्होंने सबूत दिया है पीटीआई को जिताकर। तो ऑब्वियसली हमें खुशी है और इंशाल्लाह हम अपने लीडर के एम को लेकर आगे चलेंगे और कोशिश करेंगे कि हम भी अपना जितना भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं वो लाजमी करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आप मीडिया के दोस्तों का बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे ये प्लेटफॉर्म मुहैया किया कि मैं अपना तारफ़ करा सकूं और खान साहब के विजन पे बात कर सकूं। मेरा तल्लुक़ बेसिकली कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट बाग से है और इस दफ़ा जो है कश्मीर के इलेक्शंस में कश्मीरियों ने खान साहब के विजन को और उनके दिए गए मतलब रोड मैप को फॉलो करते हुए उन पर भरपूर एतमाद किया और 26 सीट्स जो हैं आउट ऑफ 26 सीट्स जो हैं ऑल अराउंड जो है वो तहरीक इंसाफ के हिस्से में आई हैं। तो ये खान साहब का विजन ही था कि जिस पे कश्मीरियों ने ट्रस्ट किया। और मैं इसमें यह ऐड करना चाहूँगा कि KPK के बाद कश्मीरी वो हैं कि जिन्होंने भरपूर एतमाद का इजहार किया है और पहली दफ़ा ही मतलब ये तहरीक इंसाफ जो है वो आई है कश्मीर में और कश्मीरियों ने जो है भरपूर एतमाद का इजहार करते हुए खान साहब के विजन को सपोर्ट किया है। सबसे पहले तो आप सबका शुक्रिया अदा करेंगे। फिर उसमें जो है जिस तरह से वही सवाल जो खान साहब से किया गया कि आपका और कश्मीर का रिश्ता क्या है, और उन्होंने कहा कि मेरा और कश्मीर का रिश्ता जो है वो ला इलाहा इल्लल्लाह है। तो इंशाअल्लाह ताला यही उम्मीद रखते हुए कि जिस तरह PTI को वहाँ फ़तह मिली है, तो अल्लाह पाक जौन सा है वो ला इलाहा की सरबुलंदी के लिए खान साहब को अगर चुना गया है तो अल्लाह पाक खान साहब को फतूहात दे, ये कि वो जो अचीवमेंट वहाँ कश्मीर में चाहते हैं वो सब वो कर सकें और कश्मीर के लोगों को मायूस ना करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद आशिक नवाज़ है और मैं पाकिस्तान ज़िला कसूर से ताल्लुक़ रखता हूँ और लास्ट 10 ईयर से मैं UAE में हूँ और 6-7 साल से मैं PTI के साथ यहाँ की बॉडी के साथ मुंसलिक हूँ। तो पाकिस्तान में जो पहले जो 2 हुकूमतों ने जो उधर ऑलरेडी रूल किया है, तो उनके वादों को और प्रॉमिस को, उनकी प्रोग्रेस को देख के उन लोगों ने ये फैसला किया कि खान साहब हमारे लिए बेस्ट लीडरशिप है। उसका ये है कि ना सिर्फ उनकी तकरीरों को लेके बल्कि उनकी KPK में और पंजाब में और पूरे पाकिस्तान में जो एक प्रोग्रेस और पूरे लॉ चेंज करने, एजुकेशन के ऊपर काम करना, डेवलपमेंट के ऊपर काम करना, बेरोज़गारों को घर देना, मतलब
छोटे तबके के लिए खान साहब सोच रहे हैं, छोटे तबके से लेके बड़े बिजनेसमैन तक उन्होंने जो फील्ड दी है पाकिस्तान को, उसी सिलसिले को देखते हुए, उनकी प्रोग्रेस को देखते हुए कश्मीरियों ने उनके ऊपर एतमाद का इज़हार किया है। और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में जो पाकिस्तान में डेवलपमेंट होगी, पाकिस्तान से ज़्यादा इंशाल्लाह कश्मीर में डेवलपमेंट होगी। मेरा तल्लुक जी गुजरात से है। ये जो अभी इलेक्शन हुए हैं इसके सिलसिले में हमारे गुजरात में भी पीटीआई की सीट थी, जिसमें सबसे ज़्यादा लीड के साथ जो एमएलए खड़े थे वो जीते हैं। तो इमरान खान साहब ने जैसे पाकिस्तान में हुकूमत बनाई है, इसी तरह उन्होंने आज़ाद कश्मीर में बनाई है। इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर भी खान साहब वहाँ पे हुकूमत बनाएंगे। कश्मीरियों ने भरपूर खान साहब का साथ दिया है और आगे भी इंशाल्लाह दें। मेरा नाम डॉक्टर अदनान है और मैं यूएई बेस्ड पिछले 11 साल से हूँ और आज अहमद शराजी साहब की इनविटेशन पे हमने यहाँ पे ज्वाइन किया और बहुत अच्छा इवेंट कंडक्ट किया। बेसिक पर्पस बेसिकली मेरे बहुत सारे दोस्तों ने आपको बता ही दिया कि पीटीआई की एजेके के अंदर विक्ट्री को सेलिब्रेट करना था। तो एक ट्रैक रिकॉर्ड देखें अगर खान साहब का, आपके 1 सीट, 1 सूबा, 3 सूबे, अब कश्मीर रह गया पीछे सिंध सिर्फ, ठीक है। परफॉर्मेंस इंडिकेटर सबको पता है, सब ऑलरेडी उसको देख रहे हैं। मेरे लिए सबसे अच्छी चीज़ ये होगी कि एजेके के जो लोग हैं, क्योंकि वो भी एक एरिया जो है वो ट्रैवल एंड टूरिज़म से रेलिवेंट है, तो केपीके में खान साहब इस चीज़ को कल इम्प्रूव कर चुके हैं। तो इंशाअल्लाह एजेके की जो फेट है, जो किस्मत है वो बदलेगी, क्योंकि खान साहब खुद मुखलस आदमी हैं और बाकियों को मुखलसी से काम करने पे फोकस करवाते हैं। थैंक यू।